बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, एक नई सुबह का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ये हरमला से, ये इमरान हसन, नाम तो आपने सुना ही होगा। उम्मीद करते हैं आप इधर ही सुना है जनाब। उम्मीद करते हैं मजे में होंगे, दिन का आगाज अच्छा होगा क्योंकि आप न्यू ईयर भी आने वाला है, वीकेंड भी आने वाला है, बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी। लेकिन आपकी प्लानिंग्स पे पंजाब गवर्नमेंट ने सबने पानी फेर दिया क्योंकि आप कुछ नहीं सेलिब्रेट कर सकते, करते ही बहने रहा। एक ताज़ा तरीन वैसे सर्वे आया है जिसमें गैलप का एक सर्वे आया है जिसमें कुछ पाकिस्तानियों के इत्मीनान की बात की गई और अगले साल की बात की गई है। तो कुछ बहुत अच्छी रेशो नहीं आई जो पाकिस्तानी पर उम्मीद है अगले साल बेहतरी को लेकर, ऑलमोस्ट 43%। आप एक बात बताएं ईमानदारी से, पाकिस्तानी कहाँ से पुर उम्मीद हो? कोविड एक तरफ, महंगाई एक तरफ, तब्दीली के नाम पे जो उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन कल बहुत बड़ी उम्मीद शेख रशीद साहब ने दिला दी है कौम, उन्होंने कहा है 5वें साल में इमरान खान महंगाई खत्म कर देंगे। तो 5वां साल खुद रहेंगे 2023 5 साल मतलब उनके होंगे। और दूसरी जानिब कल खैर वो एक मुकाबला हुस्न की भी बात की थी मोहम्मद अली खान साहब ने, वो उस पर भी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन यस, पर उम्मीद रहना बहुत ज़रूरी है जी, जिस बात से हम आज का शो शुरू करना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपनी उम्मीद को ना जाने दें। बहुत सारे लोग इस नहज पे पहुंच जाते हैं नाउमीदी की कि वो ज़िंदगी की हद से भी गुजर जाते हैं और बहुत मायूसी की बात करना शुरू कर देते हैं। एक तो हम सब बीइंग मुस्लिम्स, इस्लाम के अंदर भी है कि नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और दूसरी जानिब जिंदगी से भी अगर एक वक्त आपका अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ दिन अच्छे नहीं चल रहे तो देयर इज ऑलवेज अ बेटर टाइम, ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। पहले कि इमरान हसन जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो मेरे ख्याल से कि अब हमें हेडलाइंस की जानिब जाना अच्छी चाहिए। बात कर रहा था हेडलाइंस। मिनी बजट से सियासी माहौल गर्म, ऑपोजिशन जमातों का फाइनेंस बिल की मंजूरी रुकवाने के लिए भरपूर मुखालिफत का ऐलान। मिनी बजट से महंगाई का तूफान तैयार, मोबाइल फोन, स्टेशनरी, पैक फूड आइटम्स और मेकअप महंगा होने का इम्कान। पाकिस्तान के फितरी हुस्न का नुमाइंदा चेहरा फेरी मेडोज, इसको कैसे बचाया जा सकता है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। अतालवी आर्कियोलॉजी मिशन और केपी आसार कदीमा के इश्तराक से दरियाफ्त अमल में आए कदीम मंदिर की खुसूसी तकरीब का अहवाल बताएंगी सना हुमायूं सेगमेंट फ्लैग्स में। जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, बहुत कुछ है आज के शो में आज यूजुअल, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। और बड़ी खबर में सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में सिविल वॉर का इंतबाह जारी हो गया है। मोदी सरकार इंतहा पसंदाना सोच और हिंदुत्व के प्रचार से हिंदुस्तान को तबाही के धाने पर पहुंचा चुकी है और भारत में सिविल जंग छिड़ने का इम्कान पैदा हो गया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी पहले दिन से जारी है, इसका हमें मालूम है, मुसलसल हम इस पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब पूरे भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म की, इनफेक्ट अकलियतों पर और मेनली मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है और जो मुसलमानों की नस्ल कुशी है इसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये वही खदशात हैं जो आज से 75 साल पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिनसे आगाह किया था कौम को और बड़े सगीर के मुसलमानों को। बाकायदा हुकूमती सतह पर मुसलमानों की नस्ल कुशी के मंसूबे इस वक्त बनाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान के अंदर एक इज्तिमा हुआ जिसमें बीजेपी की जो अरकान असम्बली हैं और रहनुमा हैं उन्होंने इंतहा पसंदों को मुसलमानों के बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ तरगीब देते हुए मुसलमानों का कत्लेआम करने और उन्हें भारत से निकालने के ऐलानात किए, जिस पर आलमी मीडिया के साथ साथ भारत के अंदर से भी इस वक्त शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। बिल्कुल, मुसलमान भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने खबरदार किया कि अगर मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई तो भारत में जो खाना जंगी है वो भी छिड़ सकती है और मुसलमान लड़ाई का भरपूर जवाब भी देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी सर जो दीगर सियासी रहनुमाओं उनकी जो खामोशी है और बेहिसी इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के खिलाफ मुतहरिक जमातों को हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल है। मुसलमानों के बाद मसीह बरादरी भी इंतहा पसंद हिंदुओं के हवाले से बात की जाए तो निशाने पर है। अमेरिका के बाद इजरायली मीडिया ने भी मोदी सरकार का जो असल चेहरा है वो बेनकाब किया और तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत में इंतहा पसंदों का ज़िल्म सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है बल्कि जो मसीही बरादरी है वो भी इसकी जद में आ चुके हैं। भारतीय रियासत हरियाणा में जो इन लोगों की जानिब से इबादत गाहों पर हमले किए जा रहे हैं, लिटरेचर को जला दिया गया है, मुकद्दस जो कहा जाए मुजस्मों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि लोगों को जबरदस्ती हिंदू मजहब अपनाने पर भी मजबूर किया जा रहा है। मौत के खौफ से भारतीय ईसाइयों ने खुद को हिंदू कहलवाना शुरू कर दिया है, जबकि अमरीकी अखबार के मुताबिक अकलियतों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ भारतीय वजीर आजम की खामोशी पर
आलमी बरादरी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय हुकूमत की, तो उन्होंने नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा के जो फलाही इदारे है उसकी बैरूनी फंडिंग भी रोक दी है, जबकि यूपी हुकूमत ने बरसगीर के मशहूर शायर अकबर अलाहाबादी के नाम से जो मंसूब तारीखी शहर था उसका नाम भी तब्दील कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत संगीन और गंभीर सूरत हाल है, और ये तो वो चंद वाकयात है जो हम बीइंग इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। हम मकामी मीडिया तो है नहीं कि हमें पता हो, लेकिन मकामी तौर पे क्या होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसी पे हमने बात करनी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं, क्योंकि ऑफ एयर हम दीगर रीजनल इशूज़ पे तो बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का प्रचार है ये भारत के लिए बतौर रियासत कितना नुकसानदेह है, इस पे ज़रा हम जनरल साहब का तजिया लेते हैं। जनरल साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है, जनरल साहब आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आपकी नज़र से गुजरी ही होंगी ये सारी खबरें, और हमने भी ये खुलासा आवाम के और आपके सामने रखा। बतौर रियासत इस किस्म के वाकयात कितने नुकसानदेह हैं भारत के लिए जनरल साहब? जी, साफ ज़ाहिर है कि नज़र तो यूँ आ रहा है कि जैसे वो खुदकुशी के रास्ते पर चल रहे हैं, और आप देखिए आग लगानी आसान है, इसको बुझाना बहुत मुश्किल है, और इसमें हमारे लिए कोई खुशी का अंसर नहीं है। अगर भारत ये समझे कि हमें बड़ी खुशी है कि वहां पर ऐसा सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमें सब कुछ ये भुगतना पड़ेगा। आप देखिए कि सबसे पहले तो हम मुसलमानों की बात करते थे, मकबूजा कश्मीर का सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। फिर वहां पर गाय के नाम पर या किसी भी उस पे मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म और उनकी मस्जिदें गिराना। उसके बाद ईसाइयों, आपको पता है जो क्रिसमस का त्यौहार गुजरा है, इसमें बेशुमार वाकयात हुए हैं जहाँ ईसाइयों को रोका गया उनकी क्रिसमस मनाने से। उसके अलावा आपने जिक्र किया क्रिश्चियंस के अलावा जो सिख हैं उनको आपने देख लिया, उन्होंने खालिस्तान के लिए स्पेशल वोटिंग की और सब कुछ। असम की जो रियासतें हैं, उनकी ईस्टर्न रियासतें, और खुद हिंदू जो दालित हैं, जो हिंदी हैं, उनके अपने भाई हैं, उनके साथ जो जुल्म सितम है, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन सा माशरा है। मुझे ये तो यकीन है कि कोई भी जो मजहब है वो ये इंतहा पसंदी तो सिखाता ही नहीं है। तमाम मज़ाहिब मेरी नज़र में, और आप भी जानते हैं कि प्यार मोहब्बत, आपस में रवादारी, एकोमोडेशन, ये मेन सबक है उनके। तो ये जिस रास्ते पर चला हुआ है ये इसलिए खतरनाक है कि वो खुद तो जो टूटेंगे तो टूटेंगे, उनके असरात जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे, हमारी सरहदों के साथ साफ ज़ाहिर है कि जो लोग बसते हैं वो जब तंग होंगे तो वो हो सकता है हिजरत करें और फिर वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। क्योंकि एक इसका ये बड़ा मसला होता है कि वो इस तमाम मामले को एक्सटर्नलाइज कर सकता है कि अपने अंदरूनी खलफशार को पर्दा डालने के लिए कहे जी ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, और उल्टा आप कोई ऐसे ही शरारत कर बैठे। जी, तो ये हमारे लिए जो है ना बहुत सोचने का मुकाम है। हम एक अच्छी बात है, मैं उसका जिक्र कर दूं आपके अगले सवाल से पहले, कि जो वहाँ की सिविल सोसाइटी से आवाजें उठ रही हैं, खुद जो मोतदल हिंदू हैं, जो सही मजहब को पर चलने वाले, उनकी तरफ से जो आवाजें उठ रही हैं, वो थोड़ी सी अगर तोनाई हासिल कर ले तो मेरा ख्याल है कि शायद इस पे काबू पाया जा सके। लगता तो मुश्किल है। जनरल साहब, मेरा अगला सवाल भी सिविल जंग के हवाले से ही था। बहुत सारे हमने इस तरह के मामला माजी में भी देखे हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर भी स्पेसिफिकली मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है इंतहा पसंदी का, और इसी हवाले से एक स्टेटमेंट भी आई नसीरुद्दीन शाह साहब की। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से मुसलमानों पर जुल्म सितम होता रहा तो हम फिर इसका भरपूर जवाब भी देंगे, और इससे सिविल जंग का भी खतरा बढ़ सकता है। आपको लगता है कि अगर इसी तरह की जो इंतहा पसंदाना सोच है वो परवान चढ़ती रही हिंदुस्तान के अंदर, तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत वर्स्ट हो सकते हैं? जी देखिए, एक तो ये कि नसीरुद्दीन शाह कोई आम आदमी नहीं है जिसकी कोई सोच आमी सी हो। वो बड़ा सोचो विचार वाले, गहरे गौर फिक्र करने वाले इंसान है। उसके अलावा फिर इंडियन मीडिया के ऊपर जब ये बात कही जाए, और इतना उनका मशहूर एंकर है जिसने ये उनके साथ ये इंटरव्यू किया, तो ये सारी बातें अगर देखा जाए तो ये तशवीशनाक हैं, और हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि वो किस नहज पे जा रहा है, और पाकिस्तान को अलर्ट हो जाना चाहिए कि आने वाले जो साल हैं, महीने हैं, वो किस तरफ जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और सिविल जंग देखिए, इंतहा पसंदी का तो रिजल्ट होती ही सिविल जंग है। जहां भी आप देखें, हम क्यों इतने परेशान होते हैं जब हम यहाँ इंतहा पसंदी नजर आती है, क्यों? और ये जो एक किस्म की सिविल जंग हमने भी लड़ी है, और इस एक किस्म की इंतहा पसंदी पर काबू पाया अल्लाह ताला के फजलो करम से। ये अलग बात है कि कुछ और अगर सार उठाने की कोशिश करेंगे उनको भी हम कुचल देंगे, लेकिन बात यह है कि है तो तशवीशनाक बात, क्योंकि इतने बड़े हमसाया
में अगर खलफशार पैदा हो जाए, टूट फूट पैदा हो जाए, तो उसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा जी, वो ध्यान करने की बात तो है जी। जल साहब, है तो ये एक माइंडसेट ही, चाहे भारत के अंदर माइंडसेट हो, चाहे जहां पे भी हो, पाकिस्तान में हो, दुनिया के किसी हिस्से में हो, न्यूजीलैंड में इनफैक्ट हो, तब भी एक माइंडसेट है जो कि इंतहा पसंदी की तरवीज करता है। हम अगर रियासत पाकिस्तान की बात करें, आपने दूसरी बार इशारा किया और इंतबाह किया पाकिस्तान की रियासत को कि हमें भी अपनी तरफ देखना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें भी अपने आप को ठीक करना होगा। तो अब तक जो रियासत पाकिस्तान ने इस जानिब इक़दामात लिए हैं, जैसे रिसेंटली रहमतुल आलमीन अथॉरिटी हमने बनाई, उसके अलावा मुख्तलिफ उलमा को हमने ऑन बोर्ड लिया, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हर कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा छोटा मोटा वाक़या हो जाता है जो कि बदनामी का बायस बनता है। तो रियासत पाकिस्तान के इक़दामात से आप मुतमईन हैं जो इस हवाले से हमने लिए हैं, या यू थिंक कि हमें मोर एग्रेसिवली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा? जी देखिए, इक़दामात दो किस्म के होते हैं। एक तो वो जो रूट कॉजेज को एड्रेस करें, और एक वो जो इसके असरात हैं उनके ऊपर उनके उसको माइल करने की कोशिश करें, उनको कम करने की कोशिश करें। तो जो असरात हैं उनके साथ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा ख्याल है बड़ी हद तक कामयाब भी है। लेकिन जो रूट कॉजेज हैं, जिसमें ना खानदगी, गुर्बत, इंसाफ का ना होना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना होना, इनकी तरफ जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे, बेसिक इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो ये इनके असरात के साथ लड़ते रहेंगे। लेकिन जब तक जड़ें नहीं कटेंगी, उस वक्त तक ये मामला जो है ना बढ़ते रहेंगे आगे। तो हमें दोनों तरफ काम करना है। जो फल पक चुका कड़वा, उसको काटना भी है, और जिस दरख्त से ये कड़वाहट पैदा हो रही है, उस दरख्त की जड़ें भी काटनी है। ये दोनों काम जब तक नहीं होंगे, ये एक साइड वाला काम जो है ये काफी नहीं है मेरे भाई। ठीक हो गया। जनरल साहब, जैसे अभी बात भी की कि ये तो हिंदुस्तान के अंदर ही है, लेकिन जब हम बात करते हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से, अभी हमने देखा कि आलमी बरादरी का बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है, लेकिन हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो कई दहाइयों से वहां पे ये सिलसिला जारी है। तब आलमी बरादरी की जो एक कह लें इस खामोशी को जो मोदी सरकार ने अपनाई हुई, तब इतना नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? अब उस बात को इतना ज्यादा एग्जेजरेट करके सोशल मीडिया हो या मुख्तलिफ फोरम से आवाज बुलंद की जा रही है। व्हेन इट कम्स टू मकबूजा कश्मीर, इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जी देखिए, अगर आप जो मेरे दिल में अगर मैं सच बोलूं तो वो ये है कि जब क्रिश्चियंस पर बात आई है तब वहां से रिएक्शन शुरू हुआ है। जब तक मुसलमानों पर होता रहा, उनको कोई खास सर पे जू नहीं रेंगी। तो ये इस बात को हमें समझ जाना चाहिए कि एक जो इस्लामोफोबिया का शिकार, जब अभी हम इंतहा पसंदी की बात कर रहे हैं तो ये ना समझे कि वेस्ट उससे मुबर्रा है। वहां भी ये आपको पता है इस्लामोफोबिया के वाले लोग वहां मौजूद हैं। तो ये पूरी दुनिया को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है कि क्या नोए इंसानियत एक दूसरे के गले काट देगी या फिर हम मिलकर रहने पर आमादा होंगे। ये तो जमीन हम सब की है, ये दुनिया एक ही है जिस पर हम सब ने बसना है, और अगर तौर तरीके अच्छे अपनाए जाए तो हम सब मिलजुल के रह सकते हैं। तो ये तो एक बड़े मेरे ख्याल इंटरनेशनल डायलॉग की जरूरत है, जो इंटरफेथ डायलॉग हो, और जो मुल्कों के अंदर है वो सेक्टेरियन डायलॉग्स की जरूरत है, ताकि हमें मंशा पता चले। अल्लाह ताला ने कभी किसी मजहब में ये नहीं कहा कि एक दूसरे के गले काटो, ये खुद इंसानों ने फिर आगे तावीलें बनाई हैं जिस तरीके की जब तक हम उस ओरिजिनल रास्ते पे वापस नहीं आएंगे तो दुनिया तबाही की तरफ चलती चली जाएगी। True that, बिल्कुल ठीक है। जैसे इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार आप लीडरशिप को कितना समझते हैं? भारत की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमने देखा है कि जो बुनियाद परस्ती है उसमें न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि सरकारी सतह पे उसको हवा दी गई है, जिसकी जानिब लेजेंड एक्टर नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी इशारा किया, और हमने खुद भी देखा मीडिया के अंदर उनकी जो लीडरशिप है ऑफ एंड ऑन, ये कहती नजर आती है अक़लियतों को दबाने, मुसलमानों और क्रिश्चियंस को। तो इसमें लीडरशिप का कितना किरदार देखते हैं, और क्या इस सूरत हाल को देखते हुए वो तवाना आवाजें या वो सिविल सोसाइटी की आवाजें जिन्हें आप कह रहे हैं मजीद तवानाई चाहिए, इस काबिल होंगी कि अगले आने वाले इंतखाबात तक भारत इस किस्म की लीडरशिप से आज़ादी हासिल करे और कुछ जरा मॉडरेट किस्म की लीडरशिप आए? देखिए जी, मेन काम ही लीडरशिप ने किया है। एक तो उन्होंने, आपको पता है, इंतखाबात के दौरान ही एंटी पाकिस्तान स्लोगन उठाया जिसकी वजह से उनको कामयाबी भी हुई, और फिर एंटी पाकिस्तान को उन्होंने कन्वर्ट किया है एंटी इस्लाम में, क्योंकि जो कुछ उनको रिएक्शन का सामना करना पड़ा मकबूजा कश्मीर में, तो उनको लगा, उनको ये गलत फहमी है कि शायद चूंकि ये अक़लियतें जो हैं ये नंबर्स में कम है, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, इनके हालांकि दालत तो नंबर में बहुत है, तो उनका ये ख्याल ये है कि इनको दबाया जा सकता है। ये इनकी खाम ख्याली है। और आपको पता है बाकी जो जमातें हैं, जैसे कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, वो बता रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, किस नहज पे लेके जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है कि जो जज्बातियत उन्होंने पैदा कर दी है
और जो नाखानदगी और गुर्बत का वहां भी जो जिस तरीके से मामलात हैं, तो वहां पर जज्बात उभारना आसान होते हैं। ठीक है। तो वो उन्होंने उभार दिए हैं। इनको वापस, जैसे मैंने कहा, आग लगानी मुश्किल है, लगानी आसान है, बुझानी मुश्किल है। तो ये अब कैसे इसको वापस जिनको बोतल में डालेंगे, मुझे तो लगता है कि शायद बहुत मुश्किल हो। वो आपस में टकराएंगे, जो भी उसका मामला होगा। बहरहाल हमें उससे सबक भी हासिल करना चाहिए और अपना दफा के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जल साहब, आप चूंकि पाकिस्तान में बड़ी जिम्मेदार पोजीशंस के ऊपर आपने काम भी किया हुआ है, आप जो बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स है उसको भी समझते हैं और हर ममालिक की अपनी जो सॉवरेंटी है या अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी आप समझते हैं। हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, इनका क्या रोल है जी? जिस जगह पे मुसलमानों को मुश्किलात का शिकार होते हैं, वो रियासत या उसके मुसलमान खुद आपस में तो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कोई दूसरा मुल्क उनके साथ खड़ा नहीं होता। बीइंग मुस्लिम्स हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते। OIC भी, आपको लगता है, आप खुद भी कहते हैं कि उसका कोई खास फायदा नहीं होता, तो इस पे जरा थोड़ा अपना इज़हार ख्याल कीजिए, इसका क्या है जी? उसमें बेसिकली ये है कि मुसलमान ममालिक को तो ऐसे उलझा दिया गया है अपने मसाइल में कि मेरा ख्याल कि मुसलमानियत की तरफ तो उनकी तवज्जो बहुत कम है, और शायद बल्कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि दुनिया को खुश करने के लिए दूर हटने की कोशिश करते हैं अपने आप को। हालांकि मॉडर्न होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप इस्लाम से दूर हैं, लेकिन दूसरों का तर्ज जिंदगी अपनाने का ये मतलब जरूर हो जाता है कि आप किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मॉडर्निज्म है, एक वे ऑफ लाइफ है। तो जो वे ऑफ लाइफ, अगर हम मगरब, जैसे आपने देखा कुछ हमारे इस्लामी मुल्कों में जान के इस किस्म का जश्न मनाए जा रहे हैं या ऐसे काम किए जा रहे हैं जैसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं किसी और साइड की तरफ। हालांकि हमारा जो मजहब है वो खुद एक आइडेंटिफिकेशन है। वो आपको नहीं रोकता, मॉडर्निटी से नहीं रोकता, वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता, वो आपको नए ख्यालात से नहीं रोकता। लेकिन एक तरफ हमारे कुछ मौलवी ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा रुजत पसंद, वो आपको पीछे की तरफ खींचते हैं। दूसरी तरफ जो वे ऑफ लाइफ है मगरब का, वो हमें दूसरी तरफ खींचता है। हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पर हैं, हालांकि हम अगर एक मुतदल जिंदगी गुजारना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, और है खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो इसमें कोई शक नहीं है। जल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ, और वालेकुम सलाम, आपने इस अहम मौजू पे हमसे बात की। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमसे बात कर रहे थे। भारत के अंदर इंतहा पसंदी बढ़ रही है। ये सिर्फ भारत के लिए एक खतरे की बात तो यकीनी तौर पे है ही, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं उनको भी देखना होगा कि वो इस चीज़ को रोकें, यहीं पे रोकें। और इंतहा पसंदी किसी मजहब में भी, किसी मुल्क में भी हो, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे 2021 की, तो वो अपने अख्ताम की तरफ बढ़ है और नए साल की आमद है। साल 2021 में PTI की गवर्नमेंट को सियासी और मौशी महाज पर जो गैर मामूली मुश्किलात की बात की जाए, परेशानियों का जिक्र किया जाए, तो वो सबब बना। कमज़ोर जो कहले मईशत हो, महंगाई के तूफान ने जो हुकूमत उसकी मकबूलियत को खासा मुतासर किया है। हुकूमत की जो माली परेशानी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ। महंगाई हुकूमत के लिए शदीद परेशानी का बाइस बना। ताहम जो रही सही कसर है वो कोविड ने पूरी कर दी। मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो इक़्तिदार है वो PTI के हवाले से अगर बात की जाए तो फूलों की बजाय कांटों की सेज साबित हुआ। अब तक 3 सालों में बात की जाए तो मुल्क में होने वाले 12 ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत को 11 इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके पहले मरहले में हुकूमत को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हुकूमत के फलाही मंसूबे हैं जिसमें एहसास प्रोग्राम की बात की जाए, हेल्थ कार्ड की बात की जाए, तो वो अवामी सतह पर खासी उसको पजीराई हासिल हुई। अवामी वफाद के तहफ़्फ़ुज़ की जो दावेदार अपोजिशन है वो भी एक आध मौके के अलावा हुकूमत के सामने खासी बेबस नजर आई, जबकि सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के अलावा कोई बड़ी मुश्किल खड़ी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हुआ। खैर, ये तो इन्होंने सारा एक आपके सामने खुलासा रख दिया और अच्छा खुलासा रखा। नए साल की आमद है, अब नई उम्मीदें हैं अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। मुल्क में जो सियासी हंगामा खेजी है इसमें तेज़ी आ रही है और तेज़ी आनी भी चाहिए। इलेक्शन करीब आ रहा है। हुकूमत का ये दावा है कि 3 सालों में तरक्याती काम जितने हमने किए पहले कभी नहीं हुए, और हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन भी है और कहती है जी 5 साल पूरे करेंगे। शेख रशीद ने तो कहा डंके की चोट पे पूरा करेंगे। और दूसरी जानिब
अपोजिशन एज यूजुअल ऐलान जंग कर चुकी है और ये ऐलान जंग पहली दफा नहीं किया है, पता नहीं कितनी दफा किया है। और दूसरी जानब जो मिनी बजट है उसके ऊपर भी कड़ी तनकीद की जा रही है। कल शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा कि जी आपने ऐवान में इसको डिस्कस नहीं किया, ये कैसी नेशनल पॉलिसी है जो आप लेकर आए हैं, और मिनी बजट के हवाले से भी उनकी रिजर्वेशंस हैं। खैर इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार जनाब मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, उनकी जरा तजर्बा राय से फ़ायदा उठाते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। मजहर अब्बास साहब आपको सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। एक तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। मेरा सवाल अब माजी को छोड़कर हमेशा जो भी आप जैसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं यही होता है कि अब आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द ऑपोजिशन। आप अगले 1.5-2 साल को इन दोनों हिस्सों के लिए कैसे देख रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी सुबह का खैर। देखिए सूरत हाल जिस तरह 2021 का भी आपने जो है वो तजिया किया, मेरा ख्याल है मोर और लेस ठीक ही था। 2022 में भी कोई मैं बड़ी तब्दीली नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये जो कशीदगी है ये बढ़ेगी और उसकी बड़ी सीधी सी वजह है। बिल्कुल पहले चंद महीने में ही बल्दियाती इलेक्शंस का खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा मरहला, फिर पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन, फिर सिंध में और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन आने हैं। तो आप पहले 6 महीने तो आप इसी में लगा दें कि ये बल्दियाती इलेक्शन में, और जाहिर है एक सियासी कशीदगी मौजूद है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। फिर ये कि अगला बजट आ जाएगा, अभी तो मिनी बजट आएगा, फिर उसके बाद अगला बजट आएगा। तो लोगों की हद तक तो कोई बहुत अच्छी खबर मुझे नहीं लग रही कि लोगों के लिए कोई बहुत अच्छी पॉलिसीज आने जा रही हैं, क्योंकि ये परेशानियों में इजाफा ही होता लगा है। असल मसला इस हुकूमत का भी और शायद मादी की हुकूमतों का भी ये रहे कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है हमारी। हम कौमी सलामती पॉलिसी बनाते हैं लेकिन उसको सीक्रेट रखते हैं, हमें पता ही नहीं कौमी सलामती पॉलिसी क्या बनाई गई है, उसके खदोखाल क्या हैं, और अगर उसमें नाकामी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कामयाबी होती है तो उस कामयाबी को कौन समेटेगा। तो आप एक कौमी सलामती पॉलिसी बना रहे हैं, बना ली है, जिसके खदोखाल आप बताने को अभी तक तैयार नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीजें बता दी जाए, कुछ चीजें क्यों बताई जाए, सारी चीजें क्यों नहीं बताई जाए। इस मुल्क का 75 सालों में मसला ही ये रहा है कि लोगों से सच को छुपाया जाता है, लोगों को हकीकत नहीं बताई जाती कि आपकी हालत क्या है। अब यही अगर मौजूदा वजीर आज़म 2018 में लोगों को बता देते कि जी ये सूरत हाल है, बजाय इसके कि आपने एक भरम कायम किया कि मैं 6 महीने में इनकलाब ले आऊँगा, 1 साल में नई डायरेक्शन सेट हो जाएगी, हमें 3.5 साल तक कोई डायरेक्शन नजर नहीं आई। किसी एक इदारे में अगर करप्शन खत्म हुई हो तो बता दें, कोई एक इदारा अगर आपने बनाया हो तो बता दें। यही चीज वो जो नाअहलियों का तसलसल है वो चल रहा है। माजी के हुक्मरान भी इसी तरह रहे और मौजूदा हुक्मरान भी। तो हम एक डायरेक्शन लेस नेशन के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, और 2022 में बदकिस्मती से मुझे कोई बहुत खातिर खास तब्दीली नहीं नजर आती, बल्कि सियासी महाजराई नजर आती है। मजहर साहब आपने खुद भी कहा कि हुकूमत के हवाले से तो आपने कहा कि हम डायरेक्शन लेस एज अ नेशन चल रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑपोजिशन के किरदार के हवाले से बात करें, आप गवर्नमेंट का जो एक रोल है या जो उन्होंने एक ख्वाब दिखाए थे तब्दीली के हवाले से, वो तो अनफॉर्चुनेटली हमें उस तरह से नजर नहीं है। ऑपोजिशन का किरदार आपके नज़दीक कितना मौसर रहा इस सारी सिचुएशन में? क्योंकि जब तक गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं मिलती तब तक मेरे ख्याल से वो परफॉर्मेंस और वो सारी चीज़ें भी नहीं होती। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो ऑपोजिशन का रोल था ये किस तरह का था? देखिए, जब मैं अपने नुक्ता नज़र से डायरेक्शन लेस नेशन कहता हूँ तो उस नेशन में गवर्नमेंट भी आती है, ऑपोजिशन भी आती है, हम और आप भी आते हैं। तो बहसियत कौम ही हमारी किसी सिमत का तयन नहीं है। इसीलिए जो जिस तरफ जाने का कहते हैं उस तरफ हम चल पड़ते हैं, बगैर ये सोचे समझे, बगैर कि हम क्या सही सिमत पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ऑपोजिशन का रोल भी मोर और लेस वही रहा, बल्कि मेरे ख्याल में मैंने अपने पूरे सहाफती करियर में इतनी मुंतशिर अपोजिशन नहीं देखी, इतने ज़्यादा इख्तलाफात अपोजिशन के ग्रुप्स में नहीं देखे। जिस तरह का इत्तेहाद PDM बना, उसकी इब्तिदा से लेके उसकी इंतहा तक, PDM में आज तक मैंने PDM के हवाले से कभी भी कोई एक मौसर
रेजोल्यूशन तक नहीं देखा कि कोई मौसर रेजोल्यूशन आया हो। तो अपोजिशन भी शख्सियात के गिर्द घूम रही है, कोई काउंटर नैरेटिव नहीं दे रही, कोई काउंटर प्रोग्राम नहीं दे रही। तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लोग कंफ्यूज हैं। ऐन मुमकिन है कि अगले इंतखाबात में वोटों की शरह पिछले इंतखाबात से कम हो, और उसकी वजह यही है कि लोगों का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है, क्योंकि कोई उन्हें सही डायरेक्शन नहीं दे रहा। वादे सब करते हैं, लेकिन जब उन वादों की तकमील का वक्त आता है तो उस वक्त अगर मगर से काम लिया जाता है। मतलब एक इसमें मुझसे एक आम आदमी ने उस दिन सवाल किया कि अब हम किसके पास जाएं। पहले तो लोग होता था कि एक इदारा अगर सही नहीं चल रहा तो दूसरे इदारे की तरफ देखते थे। इस वक्त तो लोग ऐसा है जिसकी तरफ आपने खुद भी इशारा किया कि एक मायूसी की सी कैफियत है। कल सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा उन्होंने कि अब एक तो फ्रेश मैंडेट चाहिए जिससे इस मामले को आगे चलाया जाए, और केपी के बलदियाती इंतखाब के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि लगता है कि वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं थी। अगर इंटरवेंशन होती तो नताइज मुख्तलिफ होते। अगर सूरत हाल वाकई इस जानिब जा रही है तो जिनसे हमने पहले या आवाम ने निजात हासिल की थी कि अब ये नई लीडरशिप हमें डायरेक्शन देगी, अब ये भी डायरेक्शन नहीं दे रही, तो क्या पुरानी लीडरशिप की जानिब जाएंगे? फ्यूचर क्या है फिर अगर डायरेक्शन नहीं है हमारे पास? तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर यह तय करना होगा कि आपने कैसा मुल्क बनना है, कैसी रियासत बनना है। हम यही तय नहीं कर सके कि हमें कैसी रियासत बनना है। आपकी एक कौमी सलामती नहीं, एक कौमी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें अपोजिशन भी ऑन बोर्ड हो, हुकूमत भी ऑन बोर्ड हो, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी ऑन बोर्ड हो, और उसके अंदर खुलकर डिबेट करके आप एक कौमी पॉलिसी बनाएं। और उसको कोई सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। सीक्रेट्स बहुत दूसरी चीजें होती हैं। बहुत सी इवन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी कुछ सालों बाद डीक्लासिफाइड हो जाती हैं। हमारी आज तक डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड हुई नहीं। तो हमारी यहाँ जो चीजें हैं उसको जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि हमने किस डायरेक्शन में तय करना है, और यही कौमी सलामती पॉलिसी होती है। अब सिर्फ कौमी सलामती पॉलिसी ये होती है, सिर्फ ये नहीं कि आपके अतराफ में क्या हो रहा है, बल्कि कौमी सलामती कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आपकी तालीमी पॉलिसी क्या है, आपकी माशी पॉलिसी क्या है, आपके खेलों की पॉलिसी क्या है, आपकी जो दीगर शोबाजात हैं उनकी पॉलिसी क्या है, और इसकी बुनियाद होती है कि आपका बयानिया क्या है। पाकिस्तान का बदकिस्मती से रियासती बयानिया ही नजर नहीं आता कि हमारा रियासती बयानिया क्या है। हमने एक जमहूरी मुल्क बनना है कि नहीं बनना, हमने एक अथॉरिटेरियन रूल को चलाना है। जी, एक और इसमें बड़ा अहम नुक्ता है, और उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप इज़हार ख्याल करें। तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो था बड़ा अट्रैक्टिव था, और तमाम तर नौकरियों और घरों वाले पॉइंट्स से हट के जो आवाम ने जिस मैनिफेस्टो के लिए वोट दिया था वो लॉ एंड जस्टिस था, वो इक्वालिटी थी, बराबरी थी, इन चीज़ों के ऊपर, और जमहूरियत का हकीकी जमहूरियत का क़याम था जिसके ऊपर आवाम ने वोट दिया था। आपको नहीं लगता कि ये मुआशी अशारियों के अंदर 2 और 2 4 और के फार्मूले के अंदर घिर कर तहरीक इंसाफ कहीं अपना असली मंशूर तो भूल ही गई है, और अगर भूल गई है तो अगले 1.5 साल के अंदर तो रिकवरी शायद बड़ी मुश्किल होगी, नजर नहीं आता। तो फिर हम इस हुकूमती जमात के लिए नताइज क्या एक्सपेक्ट करें? आवाम के अंदर तो मकबूलियत कुछ खास नहीं रही, बलदियाती इंतखाबात भी यही बता रहे हैं। देखिए, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही। मुझे इंपॉर्टेंट ये कि आप लोगों से सच नहीं बताते, आप लोगों को नहीं बताते कि सिचुएशन क्या थी। आप इलेक्शन से पहले आपने क्यों नहीं बताया लोगों को कि ये सिचुएशन थी, ये हमारे, आपने तो ये बताया, और जिसपे बेशुमार लोगों ने यकीन किया, क्योंकि आप एक थर्ड ऑप्शन थे। एक नई लोगों ने कहा कि जी आपको इसलिए वोट देना चाहिए क्योंकि आपको पहली मर्तबा आपको आजमाना चाहिए, देखना चाहिए, और वो किस चीज पर वो आपकी जानिब राग़िब हुए। वो इस चीज पर राग़िब हुए कि आपने कहा कि मैं आते ही पुलिस रिफॉर्म्स करूंगा, मैं आते ही सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करूंगा, मैं 6 महीने में माशी सूरत हाल को बेहतर कर दूंगा, हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। एक भ्रम कायम किया आपने, और लोगों ने उस भ्रम पर यकीन किया। लोग ये तवक्को रख रहे थे कि आप चले 6 महीने नहीं, साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में कोई एक इदारा तो बना डालते। कम से कम एहतिसाब का बयानिया जो आपने कहा, एहतिसाब सिर्फ 2 खानदानों के गिर्द नहीं घूम रहा। एहतिसाब का पूरा आपने अक्रॉस द बोर्ड निजाम बनाना था जिसके अंदर कोई भी इदारा उससे बालातर ना हो।
लेकिन वो हम भी एक अच्छा वो खानदान भी तो मजहब आज़ाद ही है। खैर आखिर में बिल्कुल ये जो आजकल डील शील की बड़ी आवाज़ें आ रही हैं और फिर उम्मीद पैदा हो गई है मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि लीडरशिप वापस आ रही है, हुकूमत जस्टिफाई कर रही है कि अगर आएगी भी तो हम लेके आएंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आने की कोई ना कोई खबर तो है। तो कोई इनसाइट आप हमारे साथ शेयर कर सके, और इसके साथ साथ अगर ये होता है तो फिर मुल्क की सियासत में इसकी आप देख रहे हैं 2022 कैसा देख रहे हैं आप पाकिस्तानी सियासत के लिए? सभी हैं मुंतजर अच्छी खबर के, मगर अच्छी खबर कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मियां साहब वापस आ रहे हैं, कम से कम जल्दी वापस नहीं आ रहे अनटिल अनलेस डील और ढील वाली तो बात मुझे नहीं पता कि डील क्या होती है, किस तरह होती है। ये अलबत्ता पता है कि मियां साहब ना ऐसे ही मुल्क से बाहर गए थे, ना ऐसे ही मुल्क के अंदर आएंगे। वो जो सूरत हाल है वो हमारे सामने, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रही हैं। जिस तरीके से केसेस खुलते हैं, जिस तरीके से केसेस बंद होते हैं, जिस तरीके से केसेस में ताख़ीर होती है, ये ऐसे ही एक नॉर्मल कोर्स में नहीं होता हमारे मुल्क में। ये हमेशा यकायक एकदम एक दिन आपको पता चलता है कि कोई सालों पुराना केस एकदम लग गया। सही। और फिर आप उस पर गौर करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि मामला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मुझे ऐन मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे मियां साहब फौरी तौर पे आते नजर नहीं आ रहे वापस। मियां साहब आपको वापस आते हुए नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया नजर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सुबह सुबह आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर 2021 पीटीआई के गवर्नमेंट के लिए और ऑपोजिशन के लिए कैसा रहा ओवरऑल मुल्की हालात के तनाजुर में हमने बात की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तानी खवातीन का इंट्रोडक्शन जितना हमने बेहतर करवाने की कोशिश की है शायद ही किसी ने की हो, और इसकी वजह बुनियादी तौर पर उन तमाम खवातीन की अचीवमेंट्स हैं जो वो मुसलसल कर रही हैं, एंड दे मेक अस टू टॉक अबाउट देम। कुछ ऐसी खवातीन हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी मिसालें आपके सामने लेकर आएँ जिनको देखते हुए आप भी अपने आप को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर इंकरेजिंग फील करें कि अगर कोई कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पाकिस्तानी खवातीन का जिक्र है, और ऐसी ही एक खातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यकीनी तौर पे चैलेंजेस के बावजूद अपने आप को इस करियर के अंदर वो लेकर आई। आपको हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खुशबख्त खान मौजूद हैं जो कि कमर्शियल पायलट के लिए आगे बढ़ रही हैं, कमर्शियल पायलट बन रही हैं, और ये इन्होंने जो शोबा है उसको क्यों चुना, इसके लिए कितना चैलेंजिंग इनके लिए रहा, और क्या ये इनकी तरह कोई भी खातून कर सकती है, ये वो सब बातें जो हमारे जहन में आती हैं ऐसी खातून को देखकर, इसी पे हमने बात की। बिल्कुल, और इनके वालिद ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इनका ख्वाब पूरा करने के लिए इनकी हर मुमकिन जो कहा जाए हमायत की। इस वक्त वो कमर्शियल पायलट बन रही है। खुशबख्त खान हमारे साथ मौजूद है। खुशबख्त, वेलकम टू, कैसी हैं आप? Thank you so much. I'm great. How are you? I'm good. खुशबख्त, सबसे पहले तो अपने इस जर्नी के हवाले से बताएं। ये जो पायलट बनने का जर्नी है कहाँ से शुरू हुआ और अब तक आप कहाँ तक पहुँची हैं? पायलट बनने का शौक तो बचपन से था, but it started right after my inter, and then अभी I'm left with 20 hours, then मेरा CPL commercial pilot license course complete हो जाएगा। जबरदस्त। और उसके बाद आप कमर्शियली फ्लाई कर सकेंगी? जी ठीक है। तो अभी आप किसी इदारे के साथ काम कर रही हैं या खुद से ये आप ट्रेनिंग या कोर्स कर रही हैं? थोड़ा सा हमें बताइए टेक्निकली। ये ट्रेनिंग मैं कराची एरो क्लब से कर रही हूँ, और वहीं पे ही हम फ्लाइंग कोर्स कंप्लीट करते हैं, देन वी हैव टू अप्लाई फॉर जॉब। सो फिर उसके बाद से कोई भी कमर्शियल एयरलाइन इन व्हिचएवर यू अप्लाई फॉर। ठीक है। और इसके लिए लवाजिमात क्या हैं? जब आपने डिसाइड किया कि आपने कमर्शियल पायलट बनना है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए आपके अंदर होने चाहिए? फिजिकल फिटनेस से लेकर आपकी डिग्री से लेकर थोड़ा सा देखने वालों को बताइए। आप अगर फर्स्ट यू स्टार्ट विद प्राइवेट पायलट लाइसेंस, अगर उसके लिए आपको यू शुड बी डन विथ योर ओ लेवल्स एंड क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भी आपको इंटर या ए लेवल्स करके एंड मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक हो गया। खुशबख्त, अपनी फैमिली के हवाले से बताएं। ऑब्वियसली लड़कियां जब कोई भी फील्ड ऑप्ट करना चाहती है तो ऑब्वियसली हर फील्ड के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितनी फैमिली सपोर्ट रही है आपके फादर की तरफ से, आपकी मदर की तरफ से, एंड ओवरऑल? मेरे फादर ने तो मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट किया है, लाइक from choosing the best flying school for me to check up on my flying, उन्होंने हर चीज़ पे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मॉम थोड़ा सा स्केप्टिकल थी इस बारे में
but my dad convinced her. So अच्छा, that's यूजुअली why. ऑपोजिट होता है ऐसा, लेकिन चलेंगे, इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे लोगों को हाइट फोबिया भी होता है, खवातीन को तो सिनफे नाजुक भी कहा जाता है। आप फ्लाई करते, आपने ओबियसली से पहले आपने कहा कि आपने प्राइवेट जहाज उड़ाए हैं और उसके बाद अब आप कमर्शियल के लिए जा रही हैं, तो इन सारी चीज़ ये बिल्ट इन आपके अंदर था बचपन से ही? यू वर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचरस काइंड ऑफ गर्ल, या फिर आप बड़े होकर आपने खुद को पॉलिश किया, इस काम के लिए बेहतर बनाया? I've always been an adventurous girl, लेकिन फ्लाइंग में भी चैलेंजेस आ जाते हैं थोड़े बहुत, सो साथ साथ आपको अपने आप को भी उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। अच्छा खुशबक, ये बताएं, जब आपने पहली बार फ्लाई किया था कैसा लगा आपको? मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपकी जो कह ले जो एक डर था, ऑब्वियसली आपके अंदर डर होता है, हर एक को होता है मेरे ख्याल से, चाहे आप जितने भी एक्सपर्ट हो। तो अपना वो पहला एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वो ऐसा एक्सपीरियंस है आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय एंटायर लाइफ, कभी भी नहीं भूल सकती हूँ मैं। आई मीन वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। जब आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो एयरक्राफ्ट से बाहर जाते हैं, देन ही टेल्स यू कि आप बस अपने एयरक्राफ्ट को अब लेके जाएं आगे, तो वो ऐसी फीलिंग है कि मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो आप अपने खुद ही पायलट को अपने एयरक्राफ्ट को आप कंट्रोल में होते हैं आप, मतलब वो एक ऐसी फीलिंग है जो आप कभी नहीं भूल सकते। इवन मैं अभी उसके बारे में बात कर रही हूँ, मुझे अभी इतनी खुशी हो रही है जैसे मैं अभी अपनी सोलो फ्लाइट से आई हूँ। और हमें आपको खुशी हो रही है और मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। मतलब पहली दफा रिमेंबर जब आप गाड़ी भी चलाते हैं तो आपको बहुत डर लगता है, और जब आप जहाज उड़ा रहे हैं और फिर आप खुद ही हैं, खुदा ना खास्ता कोई टेक्निकल चीज़ होती है तो आपने खुद ही करना है, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड, बहुत इंप्रेसिव है। यूजुअली जो फील्ड है हवाबाजी की, इसके अंदर जब भी खवातीन आने का सोचती हैं तो वो कोई मतलब क्रू बन जाती हैं, केबिन क्रू की उसमें आ जाती हैं, या दीगर जो सपोर्टिव स्टाफ होता है उसमें आ जाती हैं, लेकिन हार्डली कोई खातून ऐसी होती है जो ये सोचती है कि मैं पायलट बन जाऊँ, कमर्शियल पायलट बन जाऊँ। तो क्या ये एक बहुत एक्सपेंसिव काम है करने के लिए, और अगर है तो कितना है ये भी बता दे तो बेहतर है। अगर कोई ये करना चाहता है तो वो क्या करे, उसको थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले आपको अपना ओ लेवल से इंटर करना है, उसके बाद आपको सिविल एविएशन से मेडिकल करवाना होता है। मेडिकल के बाद एक कराची एयर क्लब में टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है बेसिकली। उसके बाद आपको यू डोंट हैव टू पे फॉर इट एट अ टाइम, यू कैन पे पर आवर। पर आवर हर एयरक्राफ्ट के चार्जेस होते हैं, दैट्स अबाउट 4 मिलियन। सो यू हैव टू पे। 3 एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनके रेट्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द फ्यूल प्राइस ऑब्वियसली। सो अगर वो फ्लक्चुएट करती है तो रेट्स चेंज हो जाते हैं। और बट इसमें एज लिमिट भी होती है, एज लिमिट भी होती है कि इस उम्र तक आप कर सकते हैं लाइसेंस के लिए अप्लाई, या कोई एज लिमिट नहीं होती? जब तक आप मेडिकली फिट हैं यू कैन अप्लाई फॉर इट। अच्छा, उसमें एज लिमिट मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो आप बीइंग कैप्टन जब आप होंगी किसी कमर्शियल फ्लाइट की, तो आप अनाउंस भी करेंगी, तो आप बताएंगी तो कोई ट्रेनिंग की है, थोड़ा प्रैक्टिस की है कि हाउ वुड यू अनाउंस दिस इज योर कैप्टन खुशबख्त टॉकिंग टू यू, स्पीकिंग टू यू? थोड़ी अगर कुछ करके हमें बताएं, कुछ याद है आपको? मैं स्टार्टअप जो हम यूजुअली लेते हैं मैं आपको वो करके बता सकती हूँ फॉर ट्रेनिंग फ्लाइंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अल्फा पापा ब्रावो ब्रावो सेरा requesting startup to Kilo Foxtrot flight level 50। फिर आगे से हमें ATC रिप्लाई करता है अप्रूव या रूट बताएं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उनसे रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। Okay, लवली that's लवली। amazing. अच्छा खुशबक, ये बताएं, ऑब्वियसली आपने बहुत सारी आप जहाँ पे ट्रेनिंग भी करी होंगी, क्या आपको दीगर खवातीन या लड़कियाँ आपकी तरह पैशनेट मिली फ्लाइंग को लेकर, या आप अपने पैशन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? ऑब्वियसली ऐसे काम के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पैशन, डेडिकेशन एंड ऑल दैट। सो अपने साथ और आप जिन लड़कियों के साथ ऑब्वियसली आपने ट्रेनिंग भी की होगी, उनके हवाले से भी बताएं थोड़ा। Everyone is so passionate about it. हर किसी को, even though everyone struggles at some point in their lives, but they don't give up. They want to continue it. कि we have to do it. No matter what life throws at you, उनका passion, like they are so passionate about it that they don't give up. अच्छा खुशबक, ये बताइए आपके साथ और कितनी लड़कियां थी, या लड़के ज्यादा इस फील्ड को आप करते हैं, या लड़कियां भी उसी जो कह लें एवरेज के साथ आती हैं इस फील्ड के अंदर? मेरी जो बैच था उसमें it was just me and another girl, that's it, and there were around 20 boys I guess. तो ट्रेनिंग के बीच में खुशबख्त जब आप ट्रेनिंग करी थी, कोई ऐसा लम्हा आया जिस समय आपने कहा कि ये किस काम को हाथ डाल दिया है, मतलब छोड़ दूं, नहीं करना चाहिए था? कोई ऐसा लम्हा आया जब सोचा? ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिधर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा,
लाइक आप कभी बहुत ओवर बर्डन हो जाते हो, लाइक आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो विथ योर थॉट्स बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, बट एट द सेम टाइम इट मेक्स यू रियलाइज कि these are the dreams जिनके लिए आप इतना आगे आए हैं, तो how can you give up on that? तो हम कब फ्लाई करें फिर कैप्टन खुशबक खान के साथ? कब तक? बहुत जबरदस्त। खुशबक, कोई मैसेज उन लड़कियों को जो आपको देख रही हैं और जिनकी फैमिलीज उनको सपोर्ट करना चाहती हैं और कुछ की नहीं भी ऑब्वियसली करती, सो उन तमाम लड़कियां जो आपको इस वक्त आइडियलाइज कर रही हैं, आपसे इंस्पायर हो रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि once you put your mind in something, don't back off, give your 100%. आप try करें अपने लिए, like try till the end, and I'm sure there is nothing that you can't do, there is nothing girls can do, no matter आपको कोई भी कुछ भी बोले, आप once you believe in yourself you can do it. And for the parents, I guess अगर आप if you let your children do what they want to, I'm sure they'll give you better results. जिस चीज से आप उनको एक्सपेक्ट करें, लाइक आप जो उनको कराना चाहते हैं, अगर आप उनसे बेटर आप उनको उस चीज में सपोर्ट करेंगे जिसके बारे में वो पैशनेट हैं, तो दे विल गिव यू वे बेटर रिजल्ट्स। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच खुशबक, बहुत शुक्रिया। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपकी आज रह गई, उसके बाद एक कमर्शियल पायलट आप बन जाएंगी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुशबक खान हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट खेल का, जिसमें उसामा मंज आज हमें बताएंगे स्पोर्ट्स और खासतौर पे फुटबॉल की दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड बैलन डॉर के बारे में, कि ये किस बेस पे दिया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है और अहमियत क्या है आजकल के फुटबॉलर्स के लिए। सो देखते हैं आज का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। कुछ कोविड के हवाले से बात करेंगे, ओमिक्रॉन के हवाले से हम आपको बार बार अवेयर तो करते रहते हैं कि पाकिस्तान में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एनसीओसी के कुछ स्टैट्स हैं हमारे सामने, जो कि टोटल टेस्ट हुए हैं लास्ट 24 आवर्स में, वो 5662 केस जो टेस्ट 50,000 सॉरी केसेस हुए। इसके बाद पॉजिटिव केसेस जो है 482 हैं, और उसके अलावा पॉजिटिविटी रेशो 0.95% है, जो कि येस्टरडे हमने आपके साथ जो स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे वो 0.6% है। सो लिहाजा ओवरऑल आप देख सकते हैं रेशो भी बढ़ी है। डेथ्स जो टोटल है वो 3 रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि पेशेंट जो क्रिटिकल कंडीशन में है वो 639 पेशेंट्स हैं क्रिटिकल कंडीशन में। बिल्कुल। और जो वैक्सीन के स्टेटिस्टिक्स हैं वो अक्रॉस पाकिस्तान 24 घंटों के अंदर 15,26,150 लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लगाई गई है। और इस वक्त जो टोटल वैक्सीनेटेड हमारे पास अफराद आ रहे हैं वो तकरीबन 15,34,77,237 हैं। ओवरऑल हमारी आबादी 50% से ज़ायद है जो इस वक्त वैक्सीनेट हो चुकी है। लेकिन एक इस वक्त इंतबाह महकमा सेहत की जानिब से जो जारी किया गया है कि ये जो यौमिया केसेस हैं इनकी तादाद 4,000 तक पहुँच सकती है अगर हमने एहतियात न की और वैक्सीनेटेड ना हुए। तो इसलिए आप ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया तो परेशान है, हम फिल वक्त नहीं है। सिर्फ 78 केसेस रिपोर्टेड हैं, लेकिन ये बहुत बढ़ सकता है। सो प्लीज अभी से एहतियात कर लीजिएगा ताकि हमें ज्यादा आगे। और इसके साथ साथ न्यू ईयर के हवाले से जो पाबंदियां भी लगाई गई हैं वो भी इसी वजह से कि कोविड के केसेस ज्यादा ना बढ़े, तो एहतियात कीजिए। यही हर बार हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई ऐसी वेव आए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो उनको फॉलो करें, एसओपीज को फॉलो करें, ताकि आइंदा आने वाले जो न्यू ईयर है वो हमारे लिए कुछ। और लाहौर में ज्यादा आतिशबाजी करके स्मोक मत बढ़ाएं, ना करें आतिशबाजी। ये भी है। अब हमारे फ्लैग्स सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है, जिसमें सना हुमायूं आज हमें लेके जा रही है अतालवी आर्कियोलॉजी मिशन और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का महकमा आसार कदीमा है, उन्होंने मिलकर एक कदीम मंदिर को दरियाफ्त किया है अपने मिशन के जरिए। सो इसकी हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, उसका अहवाल सना हुमायूं बताएंगे आज के फ्लैग्स में। अस्सलामुअलैकुम। फ्लैक्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एम्बेसी ऑफ इटली में, जहाँ पर इटली और पाकिस्तान की एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप के साथ आर्कियोलॉजिकल मिशन डिस्कवर किया गया है। इट्स अ ग्रेट डिस्कवरी इन पाकिस्तान। बुद्धिस्ट एरा की एक और साइट डिस्कवर की गई है जो कि इटली और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से। तो रहिए आप मेरे साथ और देखिए कि इस इवेंट में क्या क्या दिखाया जाता है।
Right now, I am with historian and archaeologist Professor Valeria from Catholic University of Milan. Ma'am, it's a pleasure to talk आपसे to बात you करना and I मेरे लिए welcome you किसी to एजाज से कम Pakistan. नहीं। And I मैं hope आपको you're पाकिस्तान में safe. खुश Pakistan is आमदीद कहती absolutely हूँ। fantastic. इटली और And I पाकिस्तान must के दरमियान congratulate you आसार on the कदीमा successful दरियाफ्त करने partnership की of इस शराकत दारी Italy and पर Pakistan. मैं आपको And, मुबारकबाद पेश tell करती us हूँ। about your हमें यहाँ whole अपने तजुर्बे के experience बारे में about this बताएं। whole successful mission. Well, my experience has been marvelous. मेरा यहाँ तजर्बा बहुत ही शानदार रहा। मैं शुरू करती हूँ यहाँ के मजदूरों से। हमारी खुशकिस्मती रही कि हमें इतने मेहनती मजदूर अपनी टीम में मिले। इनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते थे। इन्होंने बहुत लगन से काम किया। इन्हें वक्त की परवाह तक नहीं होती थी। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा टाइम पूरा हो गया, हम जा रहे हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर वक्त हमारे साथ रहे। मैंने ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। मुझे ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नजर आया। एक और खास बात मुझे ये लगी कि खुदाई करते हुए ये सब मजदूर गाने गा रहे होते थे। हमें इनके साथ बहुत मजा आया। जब हमारा काम मुकम्मल हो गया तो हमने इनको पैसे भी दिए और इनके लिए इस तरह की एक तकरीब मुनक्किद करके इनमें इनामात भी तकसीम किए। इस तरह के कामों से मुकामी लोगों के लिए काम करने के मौके पैदा होते हैं। जब काम करने के मौके पैदा होंगे तो इस इलाके में तरक्की होगी। फिर वहाँ के बच्चे स्कूल भी जाएंगे और हर खानदान तरक्की करेगा। हम लोग पाकिस्तान में खुद को बहुत महफूज समझते हैं। ये सब लोग हमारी फैमिली का हिस्सा थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान और इटली की शराकत दारी की। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने आसार कदीमा की इस दरियाफ्त के लिए बेहद मेहनत की है। पाकिस्तान ने हमें यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, हमारे रहने के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया। शुरू में तो हम लोग बाहर रोड पर कैंप लगा कर रहते थे। हमारे पास उस वक्त चादर या कंबल भी नहीं था। अब हमारे पास एक जबरदस्त रिहाइश है। वो जगह अब एक सयाहती मकाम में तब्दील हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जगह अब खराब नहीं होगी। इसे इसी तरह बरकरार रखा जाएगा। इससे यकीनन सकाफत और सयाहत को फरोग मिलेगा। मैंने देखा है वहाँ अब स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने आते हैं। वो वहाँ जमीन पर ही बैठते हैं और खाना खाते हैं। खाने के बाद वो सारा कचरा डस्टबिन में फेंक देते हैं। On Friday, so that is a school trip with our teachers. And then we How many had days? आपने वहाँ कितने दिन गुजारे हैं? how so many far? years? No days, years. Okay. दिन नहीं, हमने वहाँ 12 साल गुजारे हैं। इसके अलावा मकरान में भी काफी अरसा गुजारा है। Makran, the Okay. same. They say लोग कहते थे कि मकरान ना जाएं, वो खतरनाक जगह है। वहाँ कभी किसी ने गैर मुल्की को देखा भी नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ किसी किस्म का मसला पेश नहीं आया। with the workers again, and then the village. वहाँ के लोग, गांव वाले, ताजिर, हम सब पर बहुत मेहरबान थे। And it is for us, it is a pleasure, really a pleasure be there. Welcome back home, ma'am. Thank you so much. Thank you ma'am. very much Thank to you. Now we have the proof, archaeological evidence, that at the time of the Mauryan Empire, in the 3rd century BCE, Buddhism was already so well established to have a place. Right now I am with Professor Luca from University of Venice, and he is a director archaeological mission of Italy. It's a pleasure. प्रोफेसर साहब, आपको पाकिस्तान में देखना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। आप लोगों ने पाकिस्तान में बहुत शानदार दरियाफ्त की है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे देखने वालों को इस दरियाफ्त के बारे में बताएं। This discovery of this year is practically we found the evidence. इस साल हमने सवात में बुधा आसार कदीमा के सबूत तलाश किए हैं। इन सबूतों से हमने अंदाजा लगाया है कि ये आसार कदीमा 3री सदी के हैं। ये इस साल की खास दरियाफ्त है। इस मिशन के जरिए हमने 3री सदी की एक छोटी इमारत भी दरियाफ्त की है, जिसको देखकर हमें अंदाजा होता है कि ये कई दफा तामीर की गई है। ये दरियाफ्त वजीरा में जल्जले के बाद सामने आना शुरू हुई थी। मैं समझता हूँ कि इस आसार कदीमा की दरियाफ्त उन तारीख दानों के लिए बहुत अहमियत रखती है जिनको बुधा सकाफत और तारीख से लगाव है। पाकिस्तान में बुधा तहजीब के बेशुमार आसार कदीमा मौजूद हैं, जिनमें से एक गंधारा है। I'm talking about Gandhara as a whole, but especially all the northern regions of Pakistan.
Wonderful. So, Professor, how can we identify प्रोफेसर साहब, इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जाता है कि ये तहजीब कितनी पुरानी है? How can we discover this is from this era or this era? Of course, there are cultural markers. The major सकाफती मार्कर्स के जरिए pottery बेशुमार सकाफती मार्कर्स हैं जिनमें सबसे नुमायां बर्तन होते हैं। हम किसी भी तहजीब के बर्तन देखकर उसे मॉडर्न बर्तनों के स्टाइल्स के साथ उनका मुआसना करते हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि ये तहजीब कितनी पुरानी हो सकती है। इस तरह बाकी चीज़ों की तारीख, वहाँ से मिलने वाली अशिया, दरख्त, पौधे, बीज, इन सब चीज़ों का मुताला करने के बाद हम इनका रेडियो कार्बन एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें ऐन उनकी उम्र का पता चल जाता है। and every layer we have excavated and analyzed. Can we hope for क्या मुस्तकबिल में यहाँ सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिल सकेगा? tourism purpose? Is already open to the general public. सयाहों के लिए ये जगह अब भी दस्तयाब है। इस आसारे कदीमा का बेशतर हिस्सा सयाहों के लिए खोल दिया गया है। जो लोग भी सयाहत के गर्ज से वहाँ जाएंगे वो बहुत इंजॉय करेंगे। वहाँ वक्त का पता ही नहीं चलता। साइट के निचले हिस्से में जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 1900 साल पुराना। फिर आप साइट के ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे, वहाँ आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो हिंदू शाही दौर का है, जो 8वीं सदी से 11वीं सदी तक था। और फिर वहाँ आपको मुस्लिम दौरे हुकूमत के शाहकार भी नजर आएंगे। And then finally to the Ghaznavid Islamic period. Can we compare this site, Swat? जो साइट आपने सवात में दरियाफ्त की, क्या उनका मवाजना तख्त बाई जैसी साइट्स के साथ भी किया जा सकता Can है? we find some impression, some similarities? The most impressive similarities between जी हाँ, इन साइट्स का स्ट्रक्चर, दीवारें और डिफेंस सिस्टम बिल्कुल टेक्सला में दरियाफ्त की हुई तहजीब से मिलता है। सवात बरी कोट में दरियाफ्त होने वाली तहजीब काफी हद तक टेक्सला में दरियाफ्त होने वाली तहजीब से मुमासलत रखती है। is a kind of smaller but extremely well preserved circa of the Taxila Valley. आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान में खूब एंजॉय करें। Comfortable and happy. Absolutely, as always. मैं 20 सालों से पाकिस्तान आ जा रहा हूँ। पाकिस्तान मेरे लिए दूसरा घर है। Right now I am with Ginevra and she is a working student. मैं इस वक्त जिनीवा के साथ मौजूद हूँ। ये एक तालिब इल्म है और प्रोफेसर लोका की टीम में काम कर रही हैं। मुझे बताएं, आप इस सफर में क्या-क्या दरियाफ्त कर चुकी हैं? And tell me some findings that you have found during this whole trip. Well, this year's season was really interesting because ये साल हमारे लिए बहुत अहम रहा। इस साल की जाने वाली दरियाफ्त ने बजीरा के बारे में हमारी सारी मालूमात को बदल के रख दिया। यहाँ की जाने वाली दरियाफ्त सिर्फ इस शहर के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते, खास तौर पर घंदारा के लिए बहुत अहम है। इस रिसर्च के बाद इस खित्ते में बुदा तहजीब को फॉलो करने वाले लोग भी बहुत हैरान हैं। इस आसारे कदीमा में हमने बुदा तहजीब का एक बहुत पुराना मंदिर भी दरियाफ्त किया है, जो यकीनन बुद्ध मत मजहब के लिए एक अच्छी खबर है। इस मंदिर के ढांचे और डिजाइन से ये मालूम होता है कि ये बुद्ध मत तहजीब का खासा पुराना मंदिर है और ये इस बात का सबूत है कि ये खित्ता बुद्ध मत तहजीब का गढ़ रहा है। यह आसार कदीमा 3वीं सदी का है। इससे ये अंदाजा बाखूबी लगाया जा सकता है कि इस खित्ते में बुद्ध मत तारीख और तहजीब बहुत पुरानी और रवायती है। Buddhism and its material culture has a long tradition in this region. That's fantastic. Thank you very much, Ginevra. Right now I am with Italian ambassador Andreas Ferrarese and let me congratulate you on this. पाकिस्तान और इटली के माबैन इस आर्कियोलॉजिकल शराकतदारी पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपके जैसा एक्टिव सफीर मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा। Yours and it's been a pleasure. मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप और आपकी टीम हर जगह हमारे साथ होती है। जनाब सफीर, इस तकरीब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
the collaboration of Italy and Pakistan. पाकिस्तान और इटली के दरमियान आर्कियोलॉजिकल शराकतदारी 70 साल पुरानी है। इसमें कभी कोई रुकावट नहीं आई। पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि शायद हजारों साल पहले पाकिस्तान और इटली के लोग और सकाफत में मुमासलत थी। मुझे लगता है कि उस वक्त भी इटली से लोग पाकिस्तान आए थे, इसलिए हम ये काम यहाँ शौक से करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इटली के लोग उस वक्त क्या चीजें शेयर करते थे, वो आपस में कैसे रहते थे। याद रखें, तारीख मुस्तकबिल का रास्ता दिखाती है। इसी मकसद के लिए हम इटली से काबिल प्रोफेसर्स को यहाँ लेकर आए हैं। हमारे प्रोफेसर्स कई दहाइयों से यहाँ काम कर रहे हैं। इस खित्ते में इस्लाम को फैलाने के लिए जब अरब यहाँ आए थे, उस वक्त की दरियाफ्त भी यहाँ हम कर चुके हैं। इसके अलावा सवात वाली साइट पर हमने बहुत दरियाफ्त की है। यहाँ से ग्रीक आसार कदीमा के निशानात भी हमें मिले हैं। हमें सबूतों की मदद से पता चला है कि अलेक्जेंडर ने भी यहाँ हुकूमत की है और वो यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल कर रहते थे। उन्होंने यहाँ एक नई तहजीब को जन्म दिया था। They mixed with local population and they created a new synthesis, a new joint civilization. So, Your Excellency, tell us about जनाब सफीर, दोनों ममालिक के दरमियान ये शराकतदारी आपको कैसी लगती है? And how difficult or easy have you find it? But we are just going out from a hard period of COVID. We hope. अभी तो हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि कोरोना खत्म हो रहा है। कोरोना की वजह से हमारे ताल्लुकात में ठहराव आ गया था, लेकिन मैं अब इन ताल्लुकात को फरोग देना चाहता हूँ। मैं फन, सकाफत, मईशत, मौसीकी, तालीम, साइंस, सिनेमा और तिजारत को फरोग देना चाहता हूँ। इटली में 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रहते हैं। वो सब लोग वहाँ पाकिस्तान के सफीर हैं। पाकिस्तानी इटली में बहुत सरगर्म हैं और वो इटली की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये सब लोग तिजारत को फरोग देने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। The Italian economy, so they will also contribute to boost economic relations. Thank you very much, Your Excellency. Thanks a lot. Thanks. I hope कि ये साइट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी and it's a great honor and discovery for Pakistan. अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बाहरी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज बात करें फेरी मेडोज के हवाले से कि जो तफरीही मुकाम है उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। इस हवाले से हमारा आज का माइंड मैटर्स से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। परियों की चरागाह ये फेरी मेडोज़ पाकिस्तान की एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में, मतलब जितने भी ममालिक हैं, वहाँ से जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, उनका एक ख्वाब होता है, उनकी लिस्ट में ये शामिल होता है कि हमने फेरी मेडोज़ ज़रूर जाना है। और ये एक ऐसी पाकिस्तान की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इस पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगह पर जो लोग हैं, जो इसके मालिकान हैं, जिनकी ज़मीन है, जो वहाँ पे आपको सहूलियात देते हैं, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, तो उन्हीं में से एक बहुत ही बड़ा नाम कारी रहमत साहब का है। कारी रहमतुल्लाह साहब जो हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। फेरी मेडोज़ के वाले से मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं जो उनसे पूछने हैं। कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो ये बताइए कि फेरी मेडोज़ में इस वक्त, यानी जब आज से 15-20 साल पहले देखते हैं तो 1-2 सेटअप्स थे, तकरीबन इस वक्त कितने सेटअप्स हैं यहाँ पे? मुख्तलिफ होटल या रेस्टोरेंट्स कितने हैं? सर इस वक्त तो जो सेटअप 12-13 रन हो रहे हैं। किसी के 2 हट हैं, कुछ टेंट बनाए, किसी के 5 हट बना के शुरू किया। फेरी मेडो में बिजनेस अगर हट ना हो तो टेंट से भी चल सकता है। तो बाकी जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, तकरीबन मेरे ख्याल में 10-15 और काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा कारी साहब, ये बताइए कि वहाँ पे जो इतने ज़्यादा सेटअप्स हैं, एक लिहाज से तो ये बड़ी खुशाइन बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बिज़नेस हो रहा है, लोकल लोग हैं, लेकिन साथ कुछ मसाइल भी यकीनन आ रहे होंगे। और सबसे जो अहम तरीन मसला है कि वहाँ पे इतनी दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह, और फिर सयाहों के कुछ रवैये भी ऐसे हैं कि वहाँ पे कचरा जो है अब नज़र आता है, और बाकायदा तस्वीरों में भी लोग दिखाते हैं कि वहाँ पे कचरा है। तो ये सयाहों के रवैयों को कैसे, यानी आप लोग बताते हैं सयाहों को कि इस तरह ना करें कि किसी खास जगह पे फेंकें? सर असल हम बता रहे हैं, शुरू में तो आपको पता है फेरी मेडोज़ में तकरीबन फॉरेनर टूरिस्ट आते थे, तो उनका तो काम इस तरह, वो सीखे हुए बंदे होते हैं, वो पढ़ के आते हैं, वो क्या करते हैं, दिन को बिस्किट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, टॉफ़ी, तो उसका छिलका जमा करके थैले में डाल के, जेब में डाल के बोन फायर में शाम को ला के जलाते थे। अब हमारे
लोकल टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं और इतना ज़्यादा आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये पढ़ के नहीं आते, ऐसे उठ के आते हैं। पहले की निस्बत अभी भी अवेयरनेस आ गए हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने जो कचरे, जहाँ बिस्किट खाए डब्बा फेंक दिया, किसी जगह में गंदगी बिल्कुल ज़रूर है। दरमियान में कोशिश कर रहे हैं हम इसको ख़त्म करने के लिए। सब ये जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि पढ़ के नहीं आते, आपका इशारा गालबन इस तरफ है कि अगर वो पढ़ के आते हो तो उनको मालूम हो कि ये नागा पर्वत क्या चीज़ है, क्या खूबसूरत है। और ये नागा पर्वत जो है 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी है, इसकी जो पाइन ट्रीज़ का जंगल है, ऐसा दुनिया में कोई बुलंद पहाड़ नहीं है 14 के 14 पहाड़ों में कि जहाँ पे इतना खूबसूरत जंगल हो। ये तमाम चीज़ें जब वो पढ़ के आते हैं तो फिर वो एहसास होंगे, शायद फिर वो इस तरह नहीं करेंगे। लाजमी बात है जनाब। देखें वैसा तो नार्दर्न एरिया का चब्बा चब्बा खूबसूरत है, उसमें कोई शक नहीं। आप किसी भी जगह जाएंगे तो आपका जहन मानेगा ये सबसे खूबसूरत होगी। लेकिन बिलखुसूस फेरी मेडोज़ में आपको नेचुरल सारी चीज़ें एट ए टाइम मौजूद होते हैं। कैसे अब आपकी जिम्मेदारी की जाने बातें कि मसलन आपके वहाँ पे कोई एसोसिएशन या कोई इस तरह की तंजीम है, यानी आप सबकी कोई मुश्तरका, पहले तो मेरा ये सवाल है, कोई ऐसी तंजीम है जिसमें आप सब लोग कहीं इकट्ठे बैठ के कुछ चीज़ें मैनेज? सर ये पिछले सालों से एक हमारी कमेटी बनी हुई है। अच्छा ठीक है। तो दरमियान में बैठ रहे हैं। अभी बाहर के लोगों के, लोकल लोगों के अंदर भी अवेयरनेस नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है और टूरिस्ट के अंदर भी आ रही है। और मेरा मतलब ये है कि अगर आपकी कोई कमेटी हो, अगर आपकी कोई तंजीम हो, तो वो इस हवाले से कोई जिस तरह मतलब आपको हुंजा में नज़र आता है, बहुत सारी जगहों पे नज़र आता है कि अगर सयाहों के तो जो रवैये हैं वो हैं जी, वो तो एक दिन अचानक हम सुबह उठेंगे तो ठीक नहीं हो सकते। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपकी कोई तंजीम या कमेटी वो उस तमाम कचरे को तल्फ करने का कोई एक सिस्टम बना ले। ऐसा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या सर हमने मशवरा किया आपस में, इससे पहले तो नहीं किया है, लेकिन इस साल पिछले साल से हमारा ये मशवरा है कि हम 1-2 मुलाजिम लगाएंगे होटल वाले मिल के। होटलों के अंदर तो सब अपनी सफाई खुद कर लेते हैं, बाकी रास्ते के जो गंदगी है वो हम कोशिश ये करें। इस साल मशवरा भी आया है कि अगले साल इंशाल्लाह अप्रैल से हम 2 मुलाजिम लगाएंगे, 1 से 2 मुलाजिम। फेरी मेडो से ब्याल कैंप तक का जो वो ट्रैक है जी, तो कारी साहब आप तो आते जाते रहते होंगे, तो अब आपको वहाँ नज़र आ रहा है कचरा या कोई ऐसी चीज़ें? सर बहुत कम है। लोगों की फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो फेरी मेडोज में कचरा कम फेंकते हैं। लेकिन कारी साहब जब मेरे जहन में वो तस्वीर आती है ना ब्याल कैंप तक जो ट्रैक है, वहाँ पे आप यकीन कीजिए कि अगर एक रैपर भी पड़ा हो, एक यानी वो जिसको आप कह रहे हैं कि बिस्किट का या किसी चीज़ का जिसको आप छिलका कह रहे हैं, मतलब कोई भी उसका जो कवर है, डब्बा, एक भी डब्बा पड़ा हो तो ऐसे लगता है जैसे कोई दिल में किसी ने, मतलब इतनी वो खूबसूरत जगह है। तो मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि वो तो देखे ना, उसको तो बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कहावत है कि जो टूरिस्ट हैं उनको ऐसी जगहों पे सिर्फ अपने कदमों के निशान छोड़ने चाहिए, कि वो मजबूरी है वो तो छोड़ने, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें आप जितनी ज़्यादा खुद तरबियत करते रहेंगे तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब हम आते हैं ट्रैक की जानिब। दुनिया का ख़तरनाक तरीन ट्रैक जो है वो आपका है, यानी रायकोट से लेकर तत्व तक जी। इसका अभी इस साल जो था, यानी जो ये साल 2021 इसमें वो बंद रहा है। हाँ उसका आधा बंद तो खैर वो स्लाइडिंग, बारिश से स्लाइडिंग होके ठीक है वो बंद था, यानी एक खास जगह तक आप जा सकते हैं, बंद था जी जी। तो इसमें हुकूमत ने कोई आपकी मदद की? बाहर के गवर्नमेंट ने मदद की, बिल्कुल की, लेकिन गवर्नमेंट की मदद इस तरह होता है, इससे पहले हम जैसे ब्लॉक होता था तो होटल वाले मिल के उस रास्ता बनवाते थे तो फौरन बन जाती थी। इस साल गवर्नमेंट ने ठेका दिया किसी ठेकेदार को, तो ठेकेदार की वजह से तकरीबन कोई 26-27 दिन बंद रही ट्रैक। जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं, जब भी हम सियाहत की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की खूबसूरतियों की बात करते हैं, दुनिया को जब बताते हैं कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, तो हम फेरी मेडोज की तस्वीर दिखाते हैं, तो उसकी तरफ जो रास्ता है उसकी तरफ भी तो हमें एहसास होना चाहिए ना गवर्नमेंट को और हुकूमत को। 28 दिन का मतलब ये है कि वो इतनी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो इस पर तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा आपसे ताउन करना चाहिए, इसमें तो कोई शक सर ताउन तो ये कर रहे हैं। हमारे वहाँ मतलब इतने तकरीबन 16 किलोमीटर रोड बनती है रायकोट से ऊपर जीप से टॉप तक। 16 किलोमीटर में टोटल 6 कुली है।
मतलब रोड को मेंटेन रखने वाले 6 बंदे हैं, उसमें से 2 मेट हैं। अच्छा, 4 कुली हो गए, 2 मेट हो गई, अपना अपना वो ताल्लुक लड़ा के। अब मतलब जीबी में और खुसूसन ड्यामर के अंदर के केज के अलावा फेरी मेडो का रोड से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं, कोई रोड नहीं। लेकिन अब उसमें टोटल बाकी रोडों में आप चेक करें और गोहराबाद के या ड्यामर के, तो मेरे ख्याल में इतना रोड हो गया तो 30 से 20-30 कुली उसमें होंगे। फेरी मेडो का वाहिद ये तो गवर्नमेंट की नालायकी है कि भाई टोटल उसमें 6 बंदे, उसमें भी 2 मेट हो गए, 4 कुली हो गए, तो वो क्या काम करेंगे? सही बात है कारी साहब, जिस चीज़ को आप चारा बना के पेश करते हैं अपने खूबसूरत पाकिस्तान का, उसमें तो आपको ज़्यादा इस हवाले से एहसास होना चाहिए। तो फेरी मेडोज़ के हवाले से बहुत ही हमारी अब तो हमेशा अच्छी ख्वाहिशात रही हैं कि वो इसी तरह प्रोटेक्ट रहे, इसी तरह महफूज रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको सयाहों पे छोड़ेंगे, उनके रवैयों पे छोड़ेंगे, तो कारी साहब मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये महफूज नहीं रहेगा। ये इसको अगर महफूज कर सकता है, वहाँ की जंगलात को, वहाँ की लकड़ी को, वहाँ की फूलों को, तितलियों को, हर चीज़ को और पानियों को, ये अगर कोई महफूज रख सकता है तो वो कारी साहब आप है, आपकी फैमिली है, आपका वो जितना भी ख़ानदान है वो सारा वही आप ही लोग कर सकते हैं। तो ये यकीन कीजिए कि हमें आपसे उम्मीदें हैं। बस उम्मीद ये रायकोट के पब्लिक ही से उम्मीद होती है। सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें फेरी मेडो के एतबार से बहुत अच्छी हैं। लोकल के अंदर भी जीप से लेके पोर्टर से लेके घोड़ा होटल में हर चीज़ फिक्स होता है। बाकी टूरिस्ट कहीं भी जाते हैं, हाँ, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं। ये मैं सिर्फ ये करूँ, ये तो आपके रवैये तो बहुत अच्छे हैं, इससे किसी को शिकायत नहीं है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप क्योंकि आप भी 4 पैसे उसी से कमा रहे हैं, बिल्कुल, तो उसको जितना आप उसके हुस्न को महफूज करते हैं, उसकी खूबसूरती को महफूज करते हैं, तो वो ये है कि आपकी अगर कोई कमेटी बन जाए, आपका कोई इस तरह का सिस्टम हो जाए, तो आप एक अच्छा मॉडल और अच्छा डिज़ाइन करेंगे। मेरी आप हमारा सलाम पहुँचाइएगा रहमत नबी साहब को। वालेकुम सलाम। ठीक है, और मतलब हमारी दुआ है कि वो सेहतयाब हों, बहुत बड़े आदमी हैं वो भी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो मज़ीद हम आपको बड़े आदमी का क्रेडिट या बड़े आदमी का टाइटल देंगे अगर फेरी मेडोज़ महफूज रहता है तो। कोशिश में है सर, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और कोशिश कारी साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का लाहौर, जब भी लाहौर आए का भी बहुत शुक्रिया, जब भी लाहौर आए तो आप ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। रहिए माइंड में। बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे हम कुछ स्किन के हवाले से, क्योंकि सर्दियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारी स्किन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ऑब्वियसली ड्राइनेस के मामलात होते हैं, फिर हमारा पानी का इनटेक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, उसके साथ साथ फिर दीगर चीज़ों का हम इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, चाय है, कॉफ़ी है। सो ये सारे मसाइल आपकी स्किन पर भी डायरेक्टली असरअंदाज होते हैं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हमें अपनी सर्दियों में अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, उसको मॉइस्चराइज कैसे करना है। तो इसी हवाले से डॉक्टर सनिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सनिया, कैसी? शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर सनिया, सबसे पहले तो हम बात करते हैं विंटर्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर स्किन रिलेटेड इश्यूज के, तो वो क्या क्या हैं, फिर हम उनको एड्रेस करते हैं। अच्छा, सबसे जो कॉमनली देखने में आता है कि जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं, अब तो स्पेशली साथ स्मॉग का भी एक साथ सीज़न है, तो इसकी वजह से सबसे पहला जो कंसर्न आता है वो पैची और डल स्किन का आता है। इसके साथ साथ ड्राई स्किन, जो खुश्क जिल्द के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी के ब्रेकआउट्स बढ़ जाते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो कॉमनली आती हैं। अब वो लोग जिनको स्किन की एलर्जीज़ होती हैं या एक्जिमाज होते हैं, उनमें ये इशू आता है कि सर्दियों में हर एक का गर्म पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो जब भी एक रूल ऑफ थंब है कि आपका पानी अगर इतना गर्म है कि वो आपके हाथों की जिल्द को या आपके चेहरे की जिल्द को सुर्ख कर रहा है, तो वो पानी आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छा। उसका टेम्परेचर आप थोड़ा सा नॉर्मल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इतना गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर एक्जिमास जो हैं या स्किन एलर्जीज जो हैं ये बढ़ जाती हैं। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो हम कॉमनली अपने पेशेंट्स से सुनते हैं और जो हमारे पेशेंट्स फेस करते हैं, जिस कंप्लेंट से वो हमारे पास आते हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप पानी का टेम्परेचर हमेशा मुनासिब रखें, मॉइस्चराइज़र लाजमी इस्तेमाल करें, स्पेशली वो मॉइस्चराइज़र जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जो लिक्विडी सा हो और इजीली वो अपनी बॉटल से, कैसे ही हम चेक कर सकते हैं आसान ज़ुबान में अगर समझाऊं, तो जब भी बॉटल से पंप किया जाता है मॉइस्चराइज़र को तो वो इजीली फ़्लो करता है। तो इस तरह का मॉइस्चराइज़र आपकी
स्किन के लिए बेहतर होता है क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन, इसका जज्ब होना जेल में बहुत बेहतर रहता है। ठीक हो गया। गर्म पानी के हवाले से तो आपने बताया, लेकिन साथ साथ हमारी डाइटरी हैबिट्स भी बहुत चेंज होती हैं। सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पानी का इंटेक कम हो जाता है, कॉफ़ी चाय ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। सो डाइट का भी तो ऑब्वियसली डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है स्किन के ऊपर। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये जो डाइट है सारी, टी कॉफ़ी चाय कॉफ़ी हो गया या ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये मैं अपने तमाम पेशेंट्स को, तमाम सुनने वालों को हमेशा कहती हूँ और कहती रहूँगी कि ये पूरा साल खाएं। अच्छा। इसका फ़ायदा ही आपको होगा, इसका नुकसान कोई नहीं है। ठीक है। सिर्फ साथ अपनी डाइट में ये चीज़ ऐड कर लें कि अपना लिक्विड इंटेक बढ़ा लें। लिक्विड में मैं कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं कह रही, एक सिंपल सी चीज़ पानी जिसको कहा जाता है, अपना पानी का इंटेक बढ़ा लें। ये आपको इंटरनली भी हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को, आपके बालों को, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को ये बहुत इम्प्रूव करता है। ये जो वेरिएशंस हैं ये ख़वातीन और हजरात के अंदर वेरी भी करती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपके पास आते हैं, या फिर सेम एक ही किस्म के मसाइल होते हैं स्किन को लेकर? हजरात कम ही आते हैं आई थिंक स्किन इश्यूज को लेकर। नहीं, अब जैसे जैसे मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है कि अब मेल फीमेल रेशो काफ़ी हद तक इक्वल हो चुकी है। अच्छा। नो डाउट फीमेल ज़्यादा आती हैं, लेकिन मेल भी अब कम नहीं आते हैं। मेल की परसेंटेज भी अब बढ़ती जा रही है। लोग कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी स्किन को लेके, और ये अच्छी चीज़ है। अब मैं इसको पॉजिटिव लूँगी कि लोगों को में अवेयरनेस आ रही है कि अपना ख्याल कैसे रखना है, अपनी स्किन का, अपने बालों का, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें बेहतरीन हल सिंपल सी चीज़ें जो हम अपनी रूटीन में ऐड कर लें, स्पेशली विंटर्स में, कि लिक्विड इंटेक अपना अच्छा रखें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल रखें। एक इशू जो बहुत ज़्यादा कॉमनली और भी आता है कि पैची स्किन हो जाती है, पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे फीमेल्स ये नोट करती हैं कि जब भी मेकअप वो करेंगी तो स्किन के ऊपर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं फाउंडेशन के। तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी स्किन की लेयर के ऊपर एक डर्ट जम चुकी है, आपकी डेड लेयर इकट्ठी हो गई है, जिसको रिमूव कराना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम फिर मेडिकेटेड प्रोसीजर्स एडवाइस करते हैं कि आप, जैसे बड़ा एक कॉमनली और एक अच्छा प्रोसीजर है हाइड्रा फेशियल हो गया, इस तरह की चीज़ें जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो एक डेड लेयर आ जाती है उसको ख़त्म करती हैं। और ये इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, ये बड़े कॉस्ट इफेक्टिव और बड़े अच्छे प्रोसीजर्स हैं और सेफ प्रोसीजर्स हैं जो कोई भी करवा सकता है, मेल फीमेल दोनों ये करवा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप कह तो नहीं है कि सारा साल खाने चाहिए, लेकिन एक्सपेंसिव इतने हैं कि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त, तो फ्रूट्स हम लोग अफोर्ड कर लेते हैं। रिकमेंडेड क्या फ्रूट्स हैं आजकल के सीजन के अंदर? अच्छा, पीनट्स सस्ती हैं। वैसे पीनट्स भी महंगी हैं मुझे तो लगता है अब तो, जो भी आम आदमी की रेंज से बाहर हो गई हैं। अच्छा, फ्रूट्स में एनी फ्रूट, कोई भी फ्रूट। हम ब्लेस्ड हैं जिस मुल्क में हम रहते हैं कि यहाँ पे सारा साल मुख्तलिफ वैरायटी हैं फ्रूट्स की, तो कोई भी फ्रूट जो भी सीज़न का है वो ज़रूर खाएं, तमाम फ्रूट्स खाएं, किसी फ्रूट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल है वो लाजमी खाएं। स्पेशली आपने एलर्जी का जिक्र किया था, कुछ पेशेंट्स एलर्जी जिनको होती है और कुछ पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं उनको भी स्किन के कुछ मसाइल शुरू हो जाते हैं। I've heard in fact। तो एक तो क्या ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो उन लोगों के लिए फिर सर्दी एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देती है, उनके लिए फिर क्या एहतियातें हैं इस मौसम के अंदर? अच्छा, डायबिटीज़ में एक्चुअली होता ये है कि नेचुरली आपकी स्किन पेशेंट की ड्राई होना शुरू हो जाती है, खुश्क होना शुरू हो जाती है। अब उस खुश्क जिल्द की वजह से मज़ीद मसाइल आते हैं, तो उसका अगेन बेहतरीन यही हल है कि मॉइस्चराइज़ करें। दूसरा जो है एक कि आपने डायबिटीज़ के लेवल्स को हमेशा कंट्रोल रखना है, क्योंकि इससे जो हमारे टिप्स होते हैं, जैसे ये फिंगर्स हो गई हाथ की, पाँव की, इधर खून की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। और सर्दियों में हमारी नेचुरली तौर पे खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं ठंड की वजह से, तो उनमें फिर पैरों की और हाथों की उंगलियों के मसाइल बढ़ते हैं जो डायबिटिक लोग होते हैं। इसलिए अपने इर्द गिर्द का टेम्परेचर बेहतर रखें, गर्म मोज़े, गर्म दस्ताने पहन के रखें, मॉइस्चराइज रखें साथ स्किन को। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन रखें और हाइड्रेशन इंप्रूव रखें। ठीक हो गया। डॉक्टर सनिया, आप बार बार मॉइस्चराइजर के हवाले से बात करिए। एक अच्छा मॉइस्चराइजर बेसिकली क्या है? क्योंकि जब हम ओवर द काउंटर चीज़ें लेते हैं, हम लगा लेते हैं, हमें अपनी स्किन टाइप को पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हमारी स्किन टाइप है क्या। लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उनकी स्किन टाइप क्या है। तो उसके बाद मॉइस्चराइजर्स का जो इंतखाब होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवर द काउंटर चीज़ें लेकर लगा लेना, या फलाने ने कहा वो अच्छा मॉइस्चराइजर है तो मैं भी वही लगा लूँ, ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है इसको भी ज़रा क्लियर करें। हमेशा ऑयली स्किन के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र रिकमेंड किया जाता है और वेरी ड्राई स्किन के लिए ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र रिकमेंड किया जाता है। और ये इजीली मार्केट में अच्छे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल होते हैं और हर मॉइस्चराइज़र के ऊपर ये मेंशन्ड होती हैं चीज़ें कि ये ऑयल फ्री है या ये वाटर बेस्ड है। ये चीज़ें जब भी कोई मॉइस्चराइज़र ले रहा होता है तो उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं ये चीज़ें। और मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत एक्सपेंसिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप मॉइस्चराइज़र लें, आप कोई भी सिंपल जो ईजिली मार्केट में लोकली अवेलेबल अच्छे मॉइस्चराइज़र हैं हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपको नहीं समझ आ रही कि आपकी स्किन कैसी है और आप किस तरीके का मॉइस्चराइज़र, आप डॉक्टर को नहीं रीच कर पा रहे और आप लेना चाह रहे हैं मॉइस्चराइज़र, तो सिंपल सा हल ये है कि आप कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र ले लें जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और ऑयल की कम होती है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि स्किन में बेहतरीन तरीके से वो जज्ब हो जाता है। सेकेंडली, आपकी स्किन के ऊपर क्लॉगिंग नहीं देगा, वो जमेगा नहीं, आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा, तो वो बाद में जो पोर ब्लॉक होने के इश्यूज जैसे कि एक्ने है, इस तरह के मसाइल नहीं आते। और बच्चों को लेकर आप क्या रिकमेंड करती हैं? बिकॉज बच्चे तो जाते हैं, डस्ट में भी जाते हैं बच्चे, और बच्चों की स्किन यूजुअली सर्दियों में मैंने देखा है काफ़ी हमारी अपनी ख़राब हो जाती होती है बचपन में, तो उसके लिए कोई ख़ास एहतियात रिकमेंडेड है बच्चों के लिए? बिल्कुल। और ख़ास तौर पे उनके फूड इनटेक को लेकर भी हम अगर बात करें, फूड इनटेक में अगेन मैं ये कहूँगी कि तमाम फ्रूट्स खा सकते हैं आप। अपना अगेन वाटर इनटेक, अपने जूसेस का इनटेक बेहतर रखें। बच्चों को बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, ऑब्वियसली बच्चे बाहर जैसे खेल के आते हैं या डेली स्कूल से आते हैं तो शॉवर लेते हैं, तो लंबे बाथ्स जिनको कहते हैं हम कि आप ज़्यादा देर गर्म पानी से शॉवर ना लें, 10 मिनट से ज़्यादा, 10 से 15 मिनट। बच्चों को मज़ा भी आ रहा होता है ना मासूम गर्म पानी के अंदर, तो इस विंटर्स में तो खास तौर पे वंस कि आप एक बार तो शॉवर कैबिन में चले जाएं, आपका दिल ही नहीं करता बाहर निकलने को, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ को अवॉइड इसलिए करें कि लंबे जो बाथ्स हैं आपके, शॉवर ज़्यादा देर गर्म पानी से लेना आपकी स्किन को डैमेज करता है। और बच्चों में ख़ास तौर पे एक्जिमास बढ़ते हैं क्योंकि बच्चों में ड्राई सेंसिटिव स्किन के इश्यूज बहुत कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। तो वो जब माएँ अपने बच्चों को गर्म पानी से ज़्यादा देर नहलाती हैं तो उनमें एक्जिमास मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसलिए गर्म पानी से जब भी शॉवर ले रहे हो उसको 10 से 15 मिनट के लिए। यस डॉक्टर सैनी, एट द एंड डैंड्रफ बहुत सारे लोगों का इशू होता है इस मौसम में, सर्दियों में, उसको भी हम चाहेंगे थोड़ा सा आप एड्रेस कर दें कि ये तो मेल फीमेल दोनों का ही मसला है। इसके यूं करना था। हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि गर्म पानी के इंटेक से होता ही है कि हमारे अगेन यही बात कि अगर हम ज़्यादा देर गर्म पानी से शॉवर लेंगे तो हमारे सर के मसाम खुल जाते हैं, बॉडी के मसाम खुल जाते हैं। अब उनमें से जब तेल निकलता है जिनको सीबम कहा जाता है हमारी ज़ुबान में, जब सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जब सीबम ज़्यादा बनेगा, ऑयल ज़्यादा बनेगा, तो उसके साथ साथ फंगस भी ग्रो करती है जिसकी वजह से सर में डैंड्रफ आना शुरू हो जाता है, बैक पे दाने आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पे दाने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम इश्यूज अगर हम बैक रूट कॉज पे जाएं तो गर्म पानी के ज़्यादा देर शॉवर लेने से। तो जब भी आप शॉवर लें, एट द एंड ऑफ शॉवर जब आप कंप्लीट कर लेते हैं शॉवर, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी एक मरतबा अपने बालों से और बॉडी से गुजार दें ताकि जितने मसाम आपके खुले में वो बंद हो जाए। इससे आपका मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरी चीज़, कोई भी अच्छा मेडिकेटेड एंटी फंगल शैम्पू डॉक्टर से रिकमेंड करा लें और हफ्ते में एक मरतबा वो यूज़ करते रहें, आपका फंगस कंट्रोल रहेगा, डैंड्रफ इनफैक्ट कंट्रोल रहेगा। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सनिया, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हमें। और किससे हमें फ़ायदा होगा थोड़ा सा, बेस्ट चीज़ तो आपकी स्किन के लिए पानी है, पानी ज़्यादा पिएं। तो हमेशा डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, देन गो फॉर द सब्जियां जो कि हम खाते नहीं हैं या फल, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है यस, और इसमें हम कुछ स्पोर्ट्स की बात इनफैक्ट पहले भी हमने की, लेकिन पहले फुटबॉल की बात की, अब हम क्रिकेट की बात करते हैं। और स्पोर्ट्स का जिक्र और क्रिकेट का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है। आईसीसी की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी गई है इस वक्त। इससे पहले कि हम रैंकिंग में नॉमिनेटेड प्लेयर्स की बात करें, सबसे ज़्यादा तशवीश पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तानी जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से है कि जी शाहीन शाह आफरीदी को क्यों शामिल नहीं किया गया। अगर इनके स्टैट्स की बात करें तो पिछले जो साल के अंदर 9 टेस्ट मैचेस के अंदर 47 विकेट्स लेने में कामयाब हुए थे और उम्मीद की जा रही थी कि इनको भी शामिल किया जाएगा। तो आप दीगर नॉमिनीज की अगर बात करें तो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए 4 खिलाड़ियों को नामजद किया गया, जिसमें भारतीय जो स्पिनर है रविचंद्र अश्विन वो शामिल है। साल के 8 मैचेस में 52 विकेट उन्होंने हासिल की, स्टैट सेज 337 रन भी बनाए। दीगर प्लेयर्स के अलावा जो रूट शामिल है इंग्लैंड के टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के इस नॉमिनीज के अंदर, उसके अलावा काइल जेमिसन जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन वंस अगेन आप सेट शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से फैंस में तशवीश पाई जाती है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो अंडर 19 एशिया कप है इसका सेमीफाइनल भी आज पाकिस्तान खेलने जा रहा है। और एक और भी है, एक और डेवलपमेंट भी है। सना जो नॉमिनेट की गई हैं विमेन जो प्लेयर हैं हमारी, वो भी आईसीसी की रैंकिंग में उनको भी नॉमिनेट किया गया। ये एक अच्छी खबर है खवातीन क्रिकेटर्स के हवाले से। इसी सारी सिचुएशन पे हम बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ काफी दिनों के बाद मिर्जा साहब बहुत दिनों बाद आप आए, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग।
बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, सुबह बखैर आपको भी और इमरान को भी। आप लोग याद नहीं करते और कोई इवेंट नहीं होता तो इसलिए याद तो हम आपको रोज करते हैं मिर्जा साहब, ऐसी बात। हाँ, याद है आपको रोज। अच्छा, तो एक तो आपको बिलेटेड बर्थडे, उम्र तो आप नहीं बताएंगे हमें, स्टिल यू आर यंग माशाल्लाह, तो वो तो हमें पता है, लेकिन आपको सालगिरह गुज़िश्ता सालगिरह की मुबारकबाद। आगे बढ़ते हुए इस रैंकिंग को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये तशवीश जो है पाकिस्तानी मुख्तलिफ क्रिकेटिंग फैंस की और कुछ इंटरनेशनल फैंस की भी कि शाहीन शाह अफरीदी को supposed to be a part of this nomination, whole nominations, तो आपको लगता है कि ये तशवीश ठीक है? सबसे पहले तो आपकी बिलेटेड बर्थडे का बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपकी मोहब्बत का, और अरमला आप दोनों, यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी। जब भी आपसे बात होती है एक फैमिली एटमॉस्फेयर लगता है कि आपस में हम घर में बात कर रहे हैं। और जहां तक आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की, तो ये बात दुरुस्त है कि शाहीन शाह अफरीदी को शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी से ताल्लुकात अगर आप गुज़िश्ता चंद बरस के देखें तो इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे, और लोग कहते हैं कि आईसीसी में चूंकि इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो उसकी वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काइल जेमिसन के बारे में लोग ये तौजीह पेश कर रहे हैं कि उन्होंने चूंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था साउथहैम्पटन में इस साल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया, उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अपनी टीम को आईसीसी टेस्ट चैंपियन बनवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। तो शायद ये उनके लिए प्लस पॉइंट जाता है। और वो कहते हैं कि चूंकि शाहीन शाह अफरीदी ने विकेटें तो ली है 47, लेकिन इनमें ज्यादातर ऐसी टीमें थी कि जिनकी टेस्ट रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं, कमजोर टीमें थी, लेकिन विकेटें तो विकेटें होती हैं। मैं समझता हूँ 4 नॉमिनीज में शाहीन शाह अफरीदी को शामिल करना चाहिए था, बदकिस्मती है उनकी। बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, नॉमिनेशन की बात हो रही है, आपने शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बताया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स की जो फातिमा सना है उनको भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया, ये एक अच्छी खबर है, इसके हवाले से आपका कमेंट जरूर चाहेंगे। बिल्कुल अरमला, फातिमा सना की नॉमिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि एक जमाना था, मैं तो कवर काफी अरसे से कर रहा हूँ, विमेन क्रिकेट हो ही नहीं पाती थी। नेशनल स्टेडियम कराची में एक मैच होने जा रहा था और थ्रेट मिला कि अगर आपने ये लड़कियों ने मैच खेला तो हम ये कर देंगे। अच्छा। तो उसके बाद से विमेन क्रिकेट जिस तरीके से आई है, और मैं इसका सेहरा दूंगा शायजा खान और उनकी बहन शर्मीन खान को। शर्मीन खान का तो इंतकाल हो गया। दे आर द पायनीज। 1998 की मैं बात कर रहा हूँ इमरान, 23 साल पहले उन्होंने विमेन क्रिकेट को, फिर उनके साथ एक किरण बलोच होती थी, उन्होंने विमेन क्रिकेट को पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया। और अब देखें आप विमेन क्रिकेट कहां से कहां चली गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे अपने फोल्ड में ले लिया है और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि, और वो तानिया मलिक आई है जो कि अब नई विमेन की वो हेड है, तो मैं समझता हूं विमेन क्रिकेट भी तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो रही है, विच इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर्स। तो इसके लिए जो रिसोर्स है हमारे पास अब तक ग्राउंड्स की सूरत में मेरे साहब विमेन क्रिकेट के लिए, क्या वो रिसोर्स काफी है, खासतौर पे पिचेस, ग्राउंड, स्टेडियम्स, या आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पेसिफिकली डेडिकेटेड क्रिकेट ग्राउंड्स को भी, मुझे फील होता है जाती बीइंग क्रिकेट व्यूअर के आने चाहिए डेडिकेटेड क्रिकेट ग्राउंड्स फीमेल्स के लिए कि वो उसमें खेल सकें, ताकि जो नया टैलेंट है वो भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे आए। आपका क्या ख्याल है इस पे? देखिए अभी फिलहाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेडिकेटेड क्रिकेट ग्राउंड तो नहीं बनाएगा, लेकिन क्योंकि विमेन की क्रिकेट होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, इतनी ज्यादा भी नहीं होती कि उनके लिए एक अलग से मैदान बनाया जाए। और जब होते हैं उनके मैचेस तो वहां पर बाज मैचेस में तो मर्दों के दाखिले की भी बहुत कम इजाजत होती, तो उस लिहाज से विमेन को एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है क्रिकेट खेलने का। लेकिन आपकी बात सही है, पहले मुरीद के में, यहाँ लाहौर से कोई तकरीबन 28-30 किलोमीटर दूर है, वहां एक एकेडमी बनाई गई थी, वहां विमेन का ट्रेनिंग कैंप होता था। फिर उसके अलावा गद्दाफी स्टेडियम में और कराची में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है हनीफ मोहम्मद मरून के नाम से, उसके बाहर भी जो कैंप लगता है, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है इमरान कि डेडिकेटेड ग्राउंड की इतनी जरूरत नहीं है। मोहम्मद रिजवान के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की जानिब ही इज लुकिंग फॉरवर्ड, और आई थिंक ही डिजर्व, जितनी एक कंसिस्टेंसी रही है उनकी परफॉर्मेंस में, आई थिंक इज बीन सो ग्रेट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के लिए भी। आपका इस पे क्या टेक है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब से 4 साल पहले 2017 में पेशावर के एक 5 स्टार होटल में मोहम्मद रिजवान मुझे मिले, और उस वक्त कोई उनके आसपास नहीं जा रहा था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि आने वाले वक्त में ये लड़का, जिसकी मैंने आपको पहले भी कहानी बताई थी कि उसके नाना ने उसे टीवी लाकर दिया, उसने टीवी बेचकर जो है वो क्रिकेट का इक्विपमेंट खरीद लिया।
तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान ने जो प्रोग्रेस की है जिस तरीके से, और खास तौर पर 2021 मोहम्मद रिजवान का साल रहा है, और इमरान वो इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं कि आईसीसी, चूंकि ये पहली मर्तबा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का आईसीसी ने एडिशन किया है, तो मैं समझता हूँ कि रिजवान को मिलना चाहिए, और जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है वो उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे डिजर्व करते हैं। ठीक हो गया मिर्जा साहब, जाते जाते PSL 100% शायकीन के साथ कहा जा रहा है कि इस बार होगा, हतमी फैसला तो जनवरी में ही कहा जा रहा होगा, लेकिन क्या लगता है 100% शायकीन आ सकेंगे PSL के मैचेस देखने? देखिए ये डिपेंड करता है, ओमिक्रॉन के केसेस जो है अब अरमला काफी पाकिस्तान में भी शुरू हो गए और दुनिया में भी खास तौर पर, तो ये डिपेंड करता है कि जनवरी तक क्या सूरत हाल रहती है। NCOC ने तो फरवरी में कहा है कि पाकिस्तान में कोविड केसेस बढ़ जाएंगे, और ये 27 जनवरी से शुरू हो रही है, और 19 मैचेस आपके शहर में, 16 मैचेस कराची में, तो अब देखिए कि होता क्या है। लेकिन फिलहाल तो शायकीन ये आस, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई केस ना आए। इस साल फरवरी में आप देखें ना केस आया था। उम्मीद करते हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड ने गलतियां पिछली दफा की थी वो इस दफा नहीं करेगा PSL में। साहब थैंक यू वेरी मच, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। बहुत शुक्रिया तजिया हमारे सामने रखा। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात हम कर रहे थे, टेस्ट क्रिकेटर एंड T20 क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के लिए हमारी बेस्ट विशेष है कि वो ये अवार्ड जीते। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। ओह यस, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारे अल्लाह हाफिज।